यूरिन में बार बार जलन भी होना, इनके कोई मेजर सिम्टम्स रहते हैं क्या? हाँ, या तो यूरिन बार बार आता है और जलन होती है या बुखार होता है। लोगों को रात को यूरिन बार बार आता है, क्या वो किसी बीमारी की ओर संकेत करता है? बिल्कुल, ये आपका यूरिन रात में ज़्यादा बन गया है। कॉमनेस्ट चीज़ होती है, पैरों में सूजन आ गई है, दुकान में बैठे हुए हैं सारा टाइम, या आप चेयर पे बैठे हुए जैसे स्टेनो है या सेक्रेटरी है बैठे रहते हैं, लेटते हैं तो वो सारा का सारा पानी घूम के किडनीज में आके छन के निकल जाता है और रात में आपको बार बार उठना पड़ता है। दिस इज द कॉमनेस्ट थिंग। अगर किसी मेल या किसी फीमेल को यूटीआई है तो उसका इलाज कौन कर सकता है? तो अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज एमबीबीएस करता है या गायनेकोलॉजिस्ट करता है तो उसमें कोई पाप नहीं है। एज अ यूरोलॉजिस्ट, यूरिन टेस्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है फॉर अ पेशेंट? Important है। A good urologist will always ask for a urine routine test. यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर दोनों में क्या फर्क होता है? Urine routine makes the diagnosis of infection. Culture gives the microbiological diagnosis. तो आईसीडी है, ये क्या सिर्फ विमेन की ही प्रॉब्लम है? नहीं, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जो है ये पहले माना जाता था कि औरतों की प्रॉब्लम है, लेकिन मेल्स में भी होता है। रात को कितनी बार यूरिनेट करना नॉर्मल है? एक बार भी नहीं, लेकिन अगर एक बार उठते हैं तो उसको हम माफ किया जा सकता है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन किसको नहीं कराना चाहिए? प्रोस्टेट का ऑपरेशन उसको नहीं कराना चाहिए जिसका ब्लैडर खराब है। क्या कच्चे चावल खाने से या फिर चौक खाने से पथरी हो जाती है? नहीं। पीएसए करा, पीएसए नॉर्मल आ गया, तो उसके बाद बीपीएच के लिए आप क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी चूज करते हैं? इजैकुलेशन प्रिजर्विंग टेक्निक्स, तो उसमें क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे एक टेक्नोलॉजी है यूरिन लिफ्ट, उसमें हम स्टेपल करके प्रोस्टेट को खींच के साइड में कर देते हैं। ने एक अपने बहुत मशहूर पॉडकास्ट में बोला था कि हीलिंग इज नॉट इन योर हैंड्स। उसका क्या मतलब था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सर्जन हूँ और मैं काटता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हील हो जाए और मेरा पेशेंट घर चला जाए। तो हीलिंग जो है वो मेरे हाथ में है। हीलिंग जो है दैट कम्स फ्रॉम नेचर। उस नेचर को आप भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, जीसस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू हेलो अपोलो, आवर केयर ऑन एयर। आज हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जो आप गूगल तो करते हैं लेकिन डॉक्टर से पूछते हुए झिझक जाते हैं, जैसे यूरिन रात को बार बार क्यों आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, औरतों में ब्लैडर लीक की समस्या क्यों होती है, और क्या प्रोस्टेट सच में बुजुर्गों की बीमारी है, मेल इनफर्टिलिटी जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। मैं हूँ आपकी होस्ट सारिका भावल और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश तनेजा, एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन with over 38 years of experience. Dr. Taneja is known for his compassionate care and his expertise in handling complex urological cases in both men and women. We are truly privileged and honored to welcome him on the show today. Dr. Taneja, welcome to the show. थैंक यू सारिका। जो लोग नहीं जानते, एक यूरोलॉजिस्ट क्या काम करता है? यूरोलॉजिस्ट जो है वो एक प्लम्बर होता है। जैसे आपके घर में एक इलेक्ट्रिशियन होगा, एक कोई और होगा, लकड़ी वाला होगा, तो यूरोलॉजिस्ट इज अ प्लम्बर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। प्लम्बर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पानी का फ्लो है वो कैसे चलता है, ऐसे ही यूरिन का फ्लो। किडनीज यूरिन बनाती हैं और हम और आप इस कमरे में बैठे हैं बिकॉज वो यूरिन बन के एक ब्लैडर में जो स्टोरेज टैंक है उसमें जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। और फिर जब एक लिमिट हो जाती है 4-5 घंटे में एक बार, वो ब्लैडर आपको आवाज लगाता है कि देखो अब मैं भर गया हूँ। तब आपको याद आता है कि ब्लैडर भी है मेरे शरीर में, किडनीज भी हैं जो यूरिन बना रही हैं, और ये ब्लैडर अब भर गया तो इसने कहा कि चलो जाके वॉशरूम हो आप। तो आप वॉशरूम चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, आप एकांत जगह ढूंढते हैं जहाँ कोई देख नहीं रहा, प्राइवेसी है, और यू रिलीव योरसेल्फ। उसमें कोई दर्द नहीं होता। एट द एंड ऑफ इट आप बिल्कुल सेटिस्फाइड फील करते हैं कि चलो यूरिन हो गया। आप वापस आके अपना काम करते रहते हैं। तो ब्लैडर एकदम शांत ऑर्गन है। लेकिन प्लम्बर कहाँ आता है? जब यहाँ अशांति हो जाती है। ये जो रिजर्वायर है, ये जो है, ये बिना भरे ही सिग्नल भेजना शुरू कर देता है कि जाओ वॉशरूम जाओ। या किडनी से जो ट्यूब जा रही है जिसमें यूरिन जाता है ब्लैडर में, वो किडनी की ट्यूब में कहीं पर रुकावट आ गई, मान लीजिए उसमें स्टोन बन गया, कोई ट्यूमर आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो किडनी ब्लॉक हो जाती है। तो जो प्लम्बिंग का काम है, प्लम्बिंग का काम होता है कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। पानी का एक जो स्ट्रीम है वो चलती रहनी चाहिए। एक रिजर्वायर होना चाहिए जो हमारी मर्जी से खाली हो, हमारी मर्जी से, यानी कि
जब वो भर गया है और मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर मुझे ऐसा लगता है तो आई शुड नॉट वॉक आउट, आई शुड बी एबल टू होल्ड इट, मतलब मैं उसको रोक सकता हूँ, अपनी मर्जी से मैं उसको खाली करूँ। और जब मैं खाली करूँ तो उसमें दर्द नहीं होना चाहिए, कोई जलन नहीं होनी चाहिए। तो ये प्लम्बिंग का काम होता है। लेकिन आमतौर पे जो हम बीमारियां देखते हैं उसमें प्लम्बर का क्या काम है कि जो रिजर्वायर है उसकी जो टूटी है वो या तो बहुत हल्की है तो वो लीक होता रहता है, या बहुत टाइट है तो निकलता नहीं है। तो ये बेसिकली प्लम्बिंग का काम है। तो यूरोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली एक सर्जन है जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट का, उसको ये सर्जरी से ठीक करते हैं। तो उसमें बीमारियां आती हैं, स्टोन, ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस ऑफ द किडनी, यूरेटर्स एंड ब्लैडर। और नीचे का हिस्सा मेल्स में मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और उसके भी जितनी भी रोग होते हैं वो यूरोलॉजिस्ट की पर्वी में आते हैं। ओके, आप तो पिछले 38 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे कॉमन यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो लोग बहुत लंबे समय तक इग्नोर करते हैं? तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जैसे लेडीज़ में होता है, तो लेडीज़ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, किसी को जलन हुई, बार बार यूरिन आ रहा है, तो वो क्या करती है, वो सबसे पहले अपनी सहेली को फ़ोन करती है, अपनी बड़ी बहन को, भाभी को, माँ को, किसी को फ़ोन करती है कि ऐसे तो यूरिन में जलन हो रही है। तो बोलती कुछ नहीं होता, ये तो सबको होता है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो एक काम कर, बहुत सारा पानी पी ले। जब कोई बोलता है कि तुम सोडा पी लो, कोई बोलता है तुम सोडा खा लो, खाने वाला, तो ठीक हो जाता है। आमतौर पे ह्यूमन बॉडी जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि छोटे मोटे इन्फेक्शन होके अपने आप से खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई स्ट्रक्चरल रीजन होता है, यानी कि ब्लैडर में कोई कमी है, आपके डिफेंस सिस्टम में कोई कमी है, कहीं पे स्टैग्नेशन है, क्योंकि जहाँ स्टैग्नेशन होगा वहाँ दुर्गंध आएगी। तो मान लीजिए आपका ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है और उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो इट इज लाइक एक घर में एक सिंक है जो ब्लॉक हो गया। अब जब तक वो ब्लॉक रहेगा दुर्गंध आती रहेगी, आप जितना मर्जी परफ्यूम डालते रहें, तो डॉक्टर लोग जितना मर्जी एंटीबायोटिक देते रहें, वो इन्फेक्शन जाएगा ही नहीं जब तक वो स्टैग्नेशन खाली नहीं होगा। वहाँ प्लम्बर का रोल आता है और वहीं हम काम करते हैं। तो यूरिनरी इन्फेक्शन अगर हो रहा है स्पेशली लेडीज में, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक आध बार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो बेस्ट इज टू गो टू ए यूरोलॉजिस्ट, बिकॉज यूरोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु इज गोइंग टू फाइंड आउट कि ये इन्फेक्शन क्यों हुआ, ये इन्फेक्शन होने की क्या वजह है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ह्यूमन बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि छोटे मोटा बैक्टीरिया गया ब्लैडर में तो वो धुल के वापस ही आ जाएगा, इतना डिफेंस स्ट्रांग होता है। लेकिन आज के ज़माने में जैसे डायबिटीज़ है, या आप कोई इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवाइयाँ खा रहे हैं, कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई और दवाई खा रहे हैं, तो आपका डिफेंस कम हो गया। लेडीज़ में मीनोपॉज के बाद डिफेंस कम हो जाता है, तो इन्फेक्शन बार बार होता है। तो बेस्ट इज कि आप शुरू में ही यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वो आपके सिस्टम को चेक करें और बोले कि अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, या इसमें कोई सर्जिकली करेक्टेबल डिजीज़ है तो उसको कर दिया जाए, तो आप सफ़र ना करें। नहीं तो हमारे पास आते हैं 10-10 साल से इन्फेक्शन हो रहा है, तब तक तड़पते रहते हैं। फिर उनसे पूछो कि पहले क्यों नहीं बोला, बोले हम अपनी भाभी को फ़ोन किया था, उसने कहा ये तो होता ही है, तुम क्यों परेशान हो रही हो। तो वो चलता रहता है। दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट थिंग्स दैट वी कम अक्रॉस। ओके, लोगों को रात को यूरिन बार बार आता है, क्या वो किसी बीमारी की ओर संकेत करता है? बिल्कुल, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें रात को, यानी कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में जो यूरिन बनता है, उसके लिए आपको रात में उठना नहीं चाहिए। टोटल यूरिन अगर हम सोचें कि पूरे दिन, पूरे 24 घंटे में अगर 2 लीटर बनता है, तो रात भर में यूरिन जो है वो 600 ml से ऊपर नहीं जाता, जो कि ब्लैडर कैपेसिटी होती है। नॉर्मल आदमी रात को यूरिन पास करके सोए तो सुबह 6 बजे ही उठेगा, और बीच में उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात में इतना ही यूरिन बनता है जितना ब्लैडर जो है, आपकी थैली जो है वो समा सकती है। लेकिन होता क्या है कि अगर रात में उठना पड़ रहा है तो उसके कारण ये हो सकता है, या तो ये आपका यूरिन रात में ज़्यादा बन रहा है। कॉमनेस्ट चीज़ होती है पैरों में सूजन आ गई है, दुकान में बैठे हुए हैं सारा टाइम, या आप चेयर पे बैठे हुए हैं, जैसे स्टेनो है या सेक्रेटरी है, बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, पानी पैरों में इकट्ठा हो जाता है, या किसी को वेरिकोज वेन्स है तो पैरों में इकट्ठा हो जाता है। तो जब आप लेटते हैं तो वो सारा का सारा पानी घूम के किडनीज में आके छन के निकल जाता है, और रात में आपको बार बार उठना पड़ता है। दिस इज द कॉमनेस्ट थिंग। अगर ये नहीं है तो और भी चीज़ें हैं, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है,
मेल्स में जब प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, तो एक ऑर्गन होता है प्रोस्टेट मेल्स में, ब्लैडर के नीचे जो पेशाब का रास्ता निकलता है वो प्रोस्टेट से होकर निकलता है। तो प्रोस्टेट आमतौर पे एक अखरोट के साइज का ऑर्गन होता है, लेकिन उम्र के साथ ऑलमोस्ट 50 साल में ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इमेजिन करिए पेशाब का जो रास्ता है वो जैसे नाशपाती होती है, नाशपाती के बीचों बीच जो रास्ता है जैसे जिसमें बीज होते हैं, वैसे ही प्रोस्टेट के बीचों बीच एक पाइप होती है, उसके थ्रू पेशाब निकलता है। और अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाए तो ये उस रास्ते को कंप्रेस कर देगा। जब कंप्रेस कर देगा तो ब्लैडर खाली नहीं होगा। तो मान लीजिए आपने सोचा कि खाली हो गया, आप चले गए यूरिन करने और 500 ग्राम आपके ब्लैडर में था और 300 निकल गया, 200 रह गया, तो आपके पास जैसे ही 300 और बनेगा आपको फिर जाना पड़ेगा। एक तो ये बात हुई, तो आपको रात को 2-3 बार उठना पड़ेगा। और दूसरा कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इटसेल्फ वो ट्रिगर करता है ब्लैडर को। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ब्लैडर जो है वो तब तक आपको तंग नहीं करता जब तक वो पूरा भर ना जाए, लेकिन जिन पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ जाता है उसमें ब्लैडर पहले से ही सिग्नल देना शुरू कर देता है, चाहे ब्लैडर फुल हो या ना हो। तो रात में 4-5 बार उनको उठना पड़ता है। तो दे स्पेंड मोर टाइम इन द बाथरूम देन द बेडरूम, क्योंकि ये वृद्ध अवस्था में होता है। आमतौर पे वृद्धा जो उनकी पत्नी है वो साथ में होती है, तो हम ये सुनने को मिलता है कि वो आके बोलती हैं कि जी कुछ करिए, रात में चले जाते हैं वॉशरूम, मेरा दिल धक धक करता है, बाहर निकलते नहीं है, मुझे लगता है पता नहीं क्या हो गया। ये बहुत आम बात है, और क्योंकि वो टेंशन में होती है कि ये बाहर निकले तो मैं सोऊं कम से कम, बोलते इनकी वजह से मेरी नींद खराब होती है। तो दैट इज अ वेरी ट्रू स्टोरी एंड दिस इज एवरी डे, दैट इज व्हाट वी सी। तो प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट जो है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर उसको इग्नोर करेंगे तो उस उम्र में जाके जब आप हमारे पास आते हैं तो कई बार हमको लाचारी व्यक्त करनी पड़ती है, हमको ये कहना पड़ता है कि आप थोड़ा लेट हो गए, हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेशन करके एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट को हम बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं। ओके, रात को यूरिन बार बार ना आए इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं? हाँ, तो उससे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि रात में यूरिन क्यों आ रहा है किसी को। जैसा मैंने कहा, अगर आपके पैरों में सूजन है तो बड़ा सिंपल है, शाम को आप घर पहुंचे पैरों को थोड़ा सा ऊपर रख लें, पानी रिस्ट्रिक्ट कर लें शाम 7 बजे के बाद, तो रात में यूरिन कम बनेगा। अगर उसके बावजूद भी ऐसा है तो हमको सोचना पड़ेगा कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी दवाई तो नहीं खा रहे। फॉर एग्जाम्पल कुछ हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनको हम ऐसी दवाई देते हैं जिससे कि यूरिन ज़्यादा बनता है जी, तो हो सकता है आपके डॉक्टर ने ऐसी कोई दवाई दी है जिसमें रात में यूरिन ज़्यादा बन रहा है, तो उसके बारे में बातचीत करें डॉक्टर से। एक यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, बहुत कॉस्ट भी कम है उसकी। तो आप एक यूरिन रूटीन टेस्ट करके देखिए कहीं इन्फेक्शन तो नहीं। कॉमनेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू डील विद दिस सिचुएशन इज कि अगर उसमें इन्फेक्शन निकलता है तो सबसे आसान काम है कि आपको सिर्फ उसको कल्चर कराना है, कल्चर के हिसाब से एंटीबायोटिक देनी है और आप ठीक हो जाएंगे। तो रात में ना उठने, उसके 2-3 चीज़ें हैं, पैर ऊपर कर लें शाम को, रिस्ट्रिक्ट करें फ्लूइड्स को, स्पेशली टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी या मसाला टी, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं अगर आप रात में कंज्यूम करते हैं तो आपका ब्लैडर अगर सेंसिटिव है तो वो आपको बार बार उठना पड़ेगा। इसके का कोई घरेलू उपाय भी आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो घरेलू उपाय से पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक हमारे पास लेडी आई 40 ईयर्स की, 40 साल की, और वो कहती कि मैं दिन में तो 4-5 बार जाती हूँ, रात में भी मैं 4-5 बार जाती हूँ, आप कहते हैं कि रात में कम यूरिन बनता है, मेरा तो बराबर बन रहा है। तो मैंने उससे पूछा कब से ऐसा हो रहा है? बोले 1 महीने से ऐसा हो रहा है। मैंने कहा 1 महीने से आपने क्या नया किया? बोले मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप ग्रीन टी पीते हैं, कितना पीते हैं? तो बोली मैं 4 कप ग्रीन टी पीती हूँ। तो मैंने बोले 4 कप कौन पीता? आप क्यों पीती 4 कप? बोली मेरी सहेली जो है वो 1 कप रोज पीती थी तो 3 महीने में उसका 3 किलो वजन कम हुआ। तो मुझे लगा कि मैं अगर 4 कप पीऊंगी 1 महीने में तो मेरा 4 किलो वजन कम हो जाएगा। तो ये धारणाएं होती हैं, ये सच्ची कहानियां हैं। तो अगर आप टी कॉफ़ी पिएंगे तो रात में आपको, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है जो आपने घरेलू बात कही कि मसाले कम करने। कई लोगों को शौक होता है कि काली मिर्च दही में डाल के रात में जैसे खा रहे हैं, या नींबू पानी पी रहे हैं, या ग्रीन टी पी रहे हैं, या कॉफ़ी पी रहे हैं, वो सब नहीं करना होता। दूसरा कि रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड्स, रिस्ट्रिक्ट स्पाइसेस, तो उसी से ठीक हो जाता है। किसी किसी के यूरिन में ज़्यादा तेज़ाब बनता है, तो वो कंडीशन ये होती है कि जैसे आप
रात में उठे और थोड़ा सा यूरिन आया, ज़्यादा आया ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लैडर भरा है, ब्लैडर 500 ग्राम का होता है, आपको लगा कि 500 ग्राम आना चाहिए, आप वहाँ गए तो 50 ग्राम भी नहीं निकला और आपको ऐसा लग रहा है कि और आएगा। यदि ब्लैडर जो है वो खाली हो रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि आपके ब्लैडर में बहुत सारा तेजाब है। अगर तेजाब होता है तो ब्लैडर वॉल्यूम से पहले ही ट्रिगर कर देता है। अगर ऐसा हो रहा है, और ये बात आप कंफर्म कर सकते हैं यूरोलॉजिस्ट के साथ, और इन्फेक्शन नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका है छोटा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा आधा गिलास पानी के में घोल के पी जाएं, तो तेजाब नहीं बनेगा यूरिन में। अगर एसिड नहीं बनेगा तो आपका ब्लैडर अच्छे से बिहेव करेगा और हो सकता है आपको रात में सोना पड़े। लेकिन ये करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें कि आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपका ब्लैडर, वो सब एक बार जांच कर लें कि उसमें और कोई बात ना हो। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो बहुत कॉमन है औरतों में। ये औरतों में इतना कॉमन क्यों है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषों को जो यूरिन का रास्ता दिया है वो 25 सेंटीमीटर का दिया है, लेकिन जो स्त्रियों को दिया है वो केवल 3.5 या 4 सेंटीमीटर के लिए दिया है। तो वो जो रास्ता है वो इतना शॉर्ट है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, स्पेशली जहाँ बहुत सारा पसीना होता है या बहुत सारा जिसको बोलते हैं कंटेमिनेशन होता है, बिकॉज स्टूल्स भी वहीं से पास होते हैं और वेजाइनल डिस्चार्जेस भी वहीं से पास होते हैं, तो वो जगह जो है वो बैक्टीरिया से भरी होती है और ब्लैडर तक का रास्ता केवल 3.5 सेंटीमीटर है, तो बड़ा आसान होता है बैक्टीरिया को ब्लैडर तक जाने के लिए। लेकिन नेचर ने, जैसा मैंने कहा, नेचर ने स्त्रियों को भी बहुत स्ट्रेंथ दी है, बहुत ताकत दी है इस तरह की इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। वो क्या करते हैं, जो लाइनिंग होती है वो ईस्ट्रोजेंस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बैक्टीरिया को इमोबिलाइज कर देती है, धक्का मार देती है, घुसने नहीं देती है। लेकिन जब ये हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो, या जैसे मैंने कहा कोई और दवाइयाँ दे जा रही हैं, या आपको डायरिया हो गया, या बाहर से खाना आया विरुलेंट, बहुत खराब किस्म के जरासीम पेट में आ गए जो कि एनएस से ही बाहर निकलते हैं, तो वो सीधा ब्लैडर में चले जाते हैं। डिफेंस कम हुआ और डायरिया हुआ, अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होगा। इसीलिए ये सब चीज़ें, जब भी लेडीज़ को इन्फेक्शन होता है तो हम उनको एजुकेट करते हैं कि एक तो पेट ठीक होना चाहिए, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम पेट हो तो लेडीज़ को इन्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरा, लोकल हाइजीन के बारे में तो मैं ही क्या बताऊंगा, घर में सब लोग जानते हैं, लेडीज आर वेल वर्स्ड विद इट, आई डोंट हैव टू से दैट, बट कई बार ऐसा होता है कि उनको कुछ टिप्स देने पड़ते हैं हमको, तो वो हम बताते हैं। मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कितना कॉमन है और उसके क्या कारण होते हैं? मेल्स में जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक होता है यंगस्टर्स, जैसे कोई 20 से 30 साल की उम्र में जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, वो अगर सेक्सुअलिटी को एक्सपेरिमेंट करते हैं कहीं पर, अगर वो ध्यान न दें और सतर्क न रहें और अगर वो प्रिकॉशंस न लें तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है, विच इज़ वेरी कॉमन। बट आजकल हमारे पास जो आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही होते हैं जिन्होंने कभी कभी ऐसी गलती कर ली कि मतलब एक्सपोज हो गए, एक्सपोजर हो गया तो फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक ग्रुप होगा। दूसरा ग्रुप होता है 50-60 साल के ऊपर वालों का, जिनको डायबिटीज़ है। इंडिया में 1 in 3 men at that age would be diabetic, 50 साल के ऊपर। तो वो जो डायबिटीज़ होती है उनको, तो डायबिटीज़ की वजह से प्रोस्टेट है, उसके अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं उसमें फ्रक्टोज होता है, और डायबिटीज़ में क्योंकि इम्यूनिटी डिप करती है तो बैक्टीरिया कहीं भी हो, मान लीजिए आपके दांत में है, लंग्स में है, इंटेस्टाइन में है, वो जाके प्रोस्टेट में बैठ जाते हैं और प्रोस्टेट में एब्सेस बना देते हैं या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन कर देते हैं, और वो इन्फेक्शन जाना आसान नहीं होता है। तो जो 50 के ऊपर लोग हैं जिनका डिफेंस कम होता है किसी भी वजह से, उनमें इन्फेक्शन जो है वो खून से आता है, ब्लड बॉर्न होता है। ओके। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उसमें यूजुअली इन्फेक्शन जो है वो पेशाब के रास्ते से आता है, और अनलेस देयर इज अनदर रीज़न जो कि बड़ा रेयर होता है कि
बनावटी नुक्स, कंजेनिटल एनॉमलीज हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, ब्लैडर में प्रॉब्लम हो, वो ग्रुप बहुत परसेंटेज बहुत कम है जिसको हम सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी जो है ये दो ग्रुप्स में पेशेंट्स हम देखते हैं। ओके, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना, यूरिन में बार बार जलन भी होना, इनके कोई मेजर सिम्टम्स रहते हैं क्या? हाँ, जैसे इन्फेक्शन है तो दो चीज़ें होती हैं इन्फेक्शन से, या तो यूरिन बार बार आता है और जलन होती है और ऐसा लगता है कि और आएगा, या बुखार होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मान लीजिए एक स्टोन है किडनी में जो फंस गया है, किडनी में ब्लॉक हो गया, स्टैग्नेशन हो गई है और इनका डिफेंस वीक है, तो इन्फेक्शन हो गया किडनी में। तो उनको पता ही नहीं होता कि उनके यूरिनरी ट्रैक्ट मीन्स किडनी से लेके ब्लैडर और नीचे तक। जी। तो अगर बुखार हो रहा है और यूरिनरी सिम्टम्स नहीं है तो हमको सोचना चाहिए कि इन्फेक्शन जो है वो किडनीज में है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर लोअर ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं, जैसे बार बार होना, जलन होना, ऐसा लगता है कि और आएगा लेकिन आ नहीं रहा, आप जाके बैठ जाते हैं और आप सोचते हैं कि और आएगा, नहीं आ रहा, आपको बाहर आवाज लगा रहे हैं कि चलो, आपको लगता है नहीं थोड़ी देर और बैठूं तो शायद कुछ और आ जाएगा, बड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, पेन होता है, जलन होती है, तो वो वाली स्थिति जो होती है वो यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से है। यंगस्टर्स में जब भी यूरिनरी इन्फेक्शन होती है, स्पेशली लेडीज में, बुखार नहीं होता है। अगर लेडीज में बुखार हो रहा है इन्फेक्शन के साथ, तो या तो ब्लैडर खाली नहीं हो रहा, या किडनी में कोई रुकावट है, या किडनी इन्वॉल्व हो रही है। तो हम यूटीआई को, जिसको आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक जिसमें बुखार आ रहा है और दूसरा जिसमें बुखार नहीं आ रहा है। जिसमें बुखार आ रहा है वो सीरियस, बहुत सीरियस इशू है, आपकी किडनीज आर एट स्टेक, यू मस्ट सी अ गुड यूरोलॉजिस्ट जो कि आपके अल्ट्रासाउंड करें, सीटी करें और ये बताएं कि बुखार क्यों आ रहा है। और ये मैं लेडीज के बारे में बता रहा हूँ। और जिन लेडीज को सिर्फ लोअर ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं, उनको इन्फेक्शन और तकलीफ तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी किडनी खराब हो जाएगी या कुछ होगा। लेकिन मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बुखार आता ही है क्योंकि प्रोस्टेट इन्वॉल्व होता है। तो मेल्स में जब इन्फेक्शन होता है तो प्रोस्टेट इन्वॉल्व होता है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन फंस जाता है। जैसे किसी को खांसी होती है, क्योंकि प्रोस्टेट के ग्लैंड्स आर लाइक लंग्स, उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन बैठ गया तो आसानी से नहीं जाता। और जब भी किसी पुरुष का इम्यूनिटी डिप करेगी, यहाँ से ये फोकस फायर करेगा और बुखार हो जाएगा। तो मेल्स में urinary tract infection more or less is with fever. Okay. In females, if there is fever, it is very serious. Okay. यूरिन में ब्लड आना या यूरिन में खून आना कितना कॉमन है और क्या ये किसी एक और बीमारी की तरफ संकेत करता है? ब्लड जब यूरिन में आए तो वो अच्छी बात नहीं है। हमको ये पढ़ाया जाता है, या किसी भी एमबीबीएस स्टूडेंट को ये पढ़ाया जाता है कि अगर आपके यूरिन में ब्लड है तो इसका मतलब है कि आपको कोई ऐसी चीज़ है जहाँ चोट लगी है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई जगह फट गई है जहाँ से खून निकल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, या तो कॉमनेस्ट चीज़ तो ये है कि वहाँ स्टोन हो, स्टोन ने रगड़ लगा दी, स्टोन की वजह से रगड़ लगी और छिल गया और वहाँ से खून आ गया। दूसरा होता है मेल्स में, अगर यूरिन करने के बाद 2 ड्रॉप ब्लड के आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इवन इन फीमेल्स, अगर पेशाब करने के एंड में या शुरू में 1 आध ड्रॉप ब्लड का होता है तो दैट्स नॉट सच ए बिग डील। लेकिन अगर पूरा का पूरा यूरिन ही रेड है तो हमको ट्यूमर के बारे में सोचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जिसको कि पेशेंट आप बोलता है कि मैं गया और मुझे कॉफ़ी कलर्ड यूरिन आया या कोला कलर्ड यूरिन आया, दैट मीन्स वो ऑल्टर्ड ब्लड है, फ्रेश ब्लड नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमको सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि वो किडनीज की तरफ से आ रहा है। जब भी फ्रेश ब्लड होगा तो हमको सोचना पड़ेगा कहीं ब्लैडर में ट्यूमर तो नहीं है। तो जब भी यूरिन में ब्लड हो, आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है, एक सीटी स्कैन हो सकता है, आपके यूरोलॉजिस्ट कहें, हो सकता है कोई एमआरआई कहें। लेकिन यूरिन में ब्लड आना जो है उसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए जब तक ये ना पता चल जाए कि ब्लड क्यों आ रहा है। ओके। अगर किसी मेल या किसी फीमेल को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई बोलते हैं, यूटीआई है, तो उसका इलाज कौन कर सकता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट या फिर एक यूरोलॉजिस्ट? मैं इसका जवाब कुछ अलग तरीके से दूंगा। जब हम किसी को भी एमबीबीएस की डिग्री दे देते हैं तो ही शुड बी एबल टू डू अ डिलीवरी। मीन्स इतना पढ़ाया जाता है हमारे एमबीबीएस के क्योंकि उसको मेडिकल ऑफिसर हमने पोस्ट किया कहीं पे आर्मी में या दूर दराज गांव में, उसको सब कुछ आना चाहिए।
तो अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज एमबीबीएस करता है या गायनेकोलॉजिस्ट करता है तो उसमें कोई पाप नहीं है। पहला स्टेप कोई भी कर सकता है, ऑफ कोर्स डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा और बार बार हो रहा तो एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट के पास भेजने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट यू शुड बी एबल टू ट्रीट अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रॉपर्ली, नहीं तो आपको शायद डिग्री नहीं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। यूटीआई के कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। जैसे हम फीमेल्स की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि लेडीज़ में वो छोटा सा यूरिथ्रा होता है 3.5-4 सेंटीमीटर का, और वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ कंटेमिनेशन इम्पॉसिबल है साफ करना। तो अगर हम उस इलाके को क्लीन कर दें तो या ऐसे बैक्टीरिया से उसको भर दें जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया है तो हमारा काम हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमारे 4 मेन वेज हैं। जैसे कि हम फीमेल्स में रेगुलर जो रिकरेंट यूटीआई होते हैं उनको हम डील करते हैं। जैसे पहला स्टेप तो ये है कि हम ये मानते हैं कि वो आया तो गट के रास्ते से है और नीचे जाके उसने कॉलोनी बना दी अपनी, तो वहाँ से वो ब्लैडर में जा रहा है। तो अगर हम गट का बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया ही चेंज कर दें और फ्रेंडली बैक्टीरिया डाल दें, तो फ्रेंडली बैक्टीरिया डाल दें तो वो उस जगह पे हमारी फ्रेंडली बैक्टीरिया की आर्मी हो जाए। तो अगर हमने गलती से कुछ खा भी लिया और ख़राब बैक्टीरिया भी आ गया तो वो आर्मी ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है वो उसको वहीं पे मार देगी। तो इट इज़ बेसिकली वॉर बिटवीन फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली बैक्टीरिया। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, हम प्री प्रोबायोटिक देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया इन ए कैप्सूल फॉर्म। तो वो कैप्सुलेटेड फॉर्म में बैक्टीरिया हम देते हैं, वो सुबह शाम आप लीजिए, 4-5 महीने लगते हैं तो आपका गट पूरा उससे कॉलोनाइज हो जाता है। आपका वो वाला इलाका जहाँ यूरिथ्रा खुलती है वो कॉलोनाइज हो जाएगा। तो आपको इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रेंडली बैक्टीरिया, ये ब्लैडर में चला भी गया तो इन्फेक्शन नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा तोड़ तो ये है। इसके बाद ये आता है कि क्योंकि कई लोगों जैसे डायबिटिक्स हैं अगर, तो आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती है, उसमें स्टैग्नेशन होता है, डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसमें गंदे बैक्टीरिया भरे रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि आप इसबगोल लीजिए। इसबगोल क्या करता है, वो झाड़ू की तरह इंटेस्टाइन साफ करता है। तो फोकस ऑफ बैड बैक्टीरिया इन द बॉडी आर इन द एरियाज। इंटेस्टाइन एक पाइप होती है 40 फीट की, और उसमें एक पॉकेट है जहाँ खाली नहीं हो रहा अगर वो पॉकेट, तो उसमें खराब बैक्टीरिया पनपते रहेंगे। तो इसबगोल क्या करता है, वो उसको साफ कर देता है, जब वो मॉप कर देता है किस्म से, और फ्रेंडली बैक्टीरिया हम दे रहे हैं वो उसको इम्प्लांट करने में मदद करता है। तो ये सेकंड पिलर ऑफ रिकरेंट यूटीआई इन वुमेन की ट्रीटमेंट है। थर्ड है कि हम क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट विद डी-मेनोज देते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि साइंस जो है उसमें दोनों किस्म से पक्ष रखे गए हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैं पिछले 25 साल से क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट विद डी-मेनोज, वो एक कॉम्बिनेशन आता है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि ऐसे केमिकल्स हैं जो कि जैसे डी-मेनोज हैं, जो बैक्टीरिया हैं, मैंने बताया कि वो नीचे से ऊपर चढ़ के ब्लैडर में जाते हैं, तो उनको मूव करने के लिए उनका जो उनके फिम्ब्रिया होते हैं जिसको चल के वो जाते हैं, वो उसको इमोबिलाइज कर देता है। तो जब वो उसको इमोबिलाइज कर देता है तो बैक्टीरिया कैनॉट फाइंड देयर वे इनटू द ब्लैडर। तो वो बैक्टीरिया अगर वहाँ आ भी गए तो वो ब्लैडर तक नहीं जा सकते। तो ये तीसरा हो गया क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट विद डी-मेनोज। चौथा होता है लेडीज में जैसे पोस्ट मेनोपॉजल हैं, तो मैंने जैसे बताया कि जो यंग वुमेन होती हैं उनको इन्फेक्शन हो भी जाए तो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि हार्मोन्स इतने स्ट्रांग होते हैं। उस जगह की लाइनिंग जो है वो ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करती है, जो मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है। तो जब ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है तो ये जो लाइनिंग है ये बहुत वीक हो जाती है। वीक लाइनिंग के होते हुए इसमें डैमेज बहुत आसान है। मतलब अगर आम जगह पे आप खरोंच डालें तो वो हील हो जाएगी, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में अगर वजाइना में एक खरोंच आ जाए तो हील नहीं होगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन ही नहीं है। हीलिंग के लिए उनको ईस्ट्रोजन चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम लोकली थोड़ा सा ईस्ट्रोजन हम दे दें लगाने के लिए, क्रीम लगाने के लिए दे दें,
तो वो जगह जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, उसका लोकल डिफेंस बढ़ जाता है। ओके। जैसे हम बालों में तेल लगाते हैं, चेहरे में क्रीम लगाते हैं, वैसे ही वो भी आपके शरीर का एक अंग है और उसको हार्मोन क्रीम चाहिए। लेकिन हार्मोन क्रीम लगाने से पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट कहेंगे कि नहीं, हम आपको हार्मोन नहीं दे सकते। सो बिफोर यू स्टार्ट अ हार्मोनल क्रीम लाइक दैट, प्लीज़ विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, गेट ए क्लियरेंस। तो मैंने 4 चीज़ें बताई। एक बताया फ्रेंडली बैक्टीरिया, दूसरा बताया क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट विद डीमेनोज, ईसबगोल एंड ईस्ट्रोजन क्रीम। ये 4 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका डिफेंस एक यंग वुमेन की तरह हो जाएगा और आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस नहीं होंगे। और अगर फिर भी होता है तो बेस्ट इज कि बिफोर यू स्टार्ट एनी एंटीबायोटिक एक सैंपल ज़रूर दें लैब में, क्योंकि उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये प्रूव होगा कि इन्फेक्शन वाकई था या नहीं था। कई बार सिम्टम्स होते हैं, आपने तीखी चीज़ खा ली, मिर्च खा ली बहुत ज़्यादा, तो यूरिन में जलन हो गई, तो लोग बोलेंगे अरे ये यूटीआई हो गया। तो फर्स्ट थिंग इज टू प्रूव दैट यूटीआई था। दूसरी चीज़ कि जैसे ही आप यूरिन कल्चर के लिए देंगे तो वो यूरिन कल्चर में बैक्टीरिया पता चल जाएगा, उसकी सेंसिटिविटी पता चल जाएगी, कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी है, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो डोंट स्टार्ट एंटीबायोटिक विदाउट गिविंग अ सैंपल ऑफ यूरिन, दैट इज माय एडवाइस। ओके। यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिन का लीक होना ये कितना कॉमन है और क्या ये कोई एक एज में होता है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। जैसा मैंने कहा, बहुत बारी लोग, अगेन यही होता है कि एक लेडी को हुआ तो उसने अपनी सिस्टर को पूछा, उसने कहा अरे नहीं, मम्मी को भी होता था, मेरे को भी होता है, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं होता, थिंग्स आर ट्रीटेबल। सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह ये होती है कि जैसा कि फीमेल एनाटमी ऐसी है कि ब्लैडर के नीचे का हिस्सा बहुत छोटा है और उसका जो मसल है वो चाइल्ड बर्थ के साथ वीक हो जाता है, कई बार स्पोर्ट्स के बाद भी वीक हो जाता है। कुछ लोग जो जो लेडीज़ हैं, जो रेसलर्स हैं या जो वेट लिफ्टर्स हैं, उनकी मसल्स भी वीक हो जाती हैं। तो बड़ी स्पेशल मसल्स होती हैं जो कि ब्लैडर को कंट्रोल में रखती हैं कि वो लीक ना हो जाए। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि जब आप नहीं चाहते और वो लीक हो जाता है। तो इनकॉन्टिनेंस मेनली जो विमेन में होती है उसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। मतलब कि आपने खांसी की या आप जोर से हंसे तो थोड़ा सा यूरिन लीक कर गया, लेकिन ये थोड़ा होते होते बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का जो है पहला स्टेप तो ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, एग्जामिन कराएं और आप ये बताएं, प्रूव करें कि ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है और कोई दूसरी तरह की इनकॉन्टिनेंस नहीं है। दूसरी तरह क्या हो सकता है? जैसे अगर ब्लैडर भरा हुआ है तो वो छलक ही रहा है तो उसको भी इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे। या एक ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, जैसे एक टीचर है, वो पढ़ा रही है, मैथ्स पढ़ा रही है और सडनली उसको एक प्रेशर आता है कि मुझे जाना है यूरिन, अगर वो नहीं गई तो लीक हो जाएगा, इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। ये अलग अलग किस्म की इनकॉन्टिनेंस है। तो मैं सबसे पहले स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत कॉमन है लेडीज़ में, स्पेशली जिनके 3-4 बच्चे हो जाएं, प्रेगनेंसी हो जाए, 3-4 डिलीवरी हो जाए। तो पेल्विक फ्लोर वो मसल होती है जिसके ऊपर ब्लैडर और यूट्रस रेस्ट करता है। तो उसके नीचे जो हमारी मसल होती है उसके ऊपर वो बैठा हुआ है और वहीं से यूरिन निकलना है उसमें। और अगर ये मसल वीक हो गई तो ब्लैडर एकदम से चल देता है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो एक एग्जामिनेशन पे होता है। अगर कोई लेडी डॉक्टर के पास जाए या यूरोलॉजिस्ट के पास जाए तो दे शुड बी एबल टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और एक्सक्लूड करें कि कोई और सीरियस बीमारी नहीं है। यदि ये होता है तो जो सबसे आसान तरीका है वो है कि जैसा मैंने कहा कि मसल वीक हो गई तो मसल को स्ट्रेंथन कर दो। तो मसल स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं। कुछ एक्सरसाइज बड़े सिंपल होती हैं जो कि आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप खुद करना चाहते हो तो आप कुछ गलत भी कर सकते हो सकता है आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाए। तो कभी भी बिना गुरु के कोई काम नहीं करना चाहिए। तो बिना फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी के कोई फिजियोथेरेपी नहीं होनी चाहिए। गो टू अ गुड फिजियोथेरेपी सेंटर एंड दे विल टीच यू कि ये करना है, ये नहीं करना। वो कुछ आपको और चीज़ें बताएंगे कि आप ऐसे नहीं बैठें। जैसे आप, हमारे घरों में ज़मीन पे बैठ के खाना बनाया जाता था या ज़मीन पे बैठ के झाड़ू पोछा किया जाता था, वो थोड़ा सा
वो इस मामले में उसको एग्रेवेट करता है। तो आपको बताया जाएगा कि आप बैठे नहीं, पैरों के ऊपर जैसे बैठते हैं ज़मीन पे वो नहीं बैठना है। अगर आपने बैठना ही है नीचे तो चौकी पे बैठें, ताकि आपकी पेल्विक फ्लोर स्ट्रेच ना हो और आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल टाइट हो। तो ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरा, फिर आपको एक्सरसाइज बताई जाएंगी कि कैसे पेल्विक फ्लोर को हम टाइट कर सकते हैं। कुछ योगा होती है जिसमें मूल बंध आता है, तो मूल बंध अगर आप सीख जाएं तो उससे वो मसल स्ट्रेंथन होती है। तो ये हो गया जो आप खुद कर सकते हैं। मान लीजिए इससे भी नहीं ठीक हुआ, आप फिर जाएं फिजियोथेरेपिस्ट में। जैसे हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में है फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोब होता है कोई एक जो आप खुद खरीदते हैं, छोटी सा डिवाइस होता है जो कि वेजाइना में रखते हैं, और वो आपको बायो फीडबैक देता है। वो आपको सिखाता है कि कौन सी मसल जो है आपकी कब टाइट हो रही है। हो सकता है आप गलत मसल टाइट कर रहे हो। और अगर कोई छोटे बच्चों में भी होता है तो हम उसमें गेम्स आ जाती हैं। आप भी गेम्स, वो तो जो पेशेंट होता है उसको जैसे हम प्रोब उनके शरीर में वेजाइना के थ्रू रख देते हैं, या मेल्स में रेक्टम के थ्रू रख देते हैं, फिर उनको सिखाते हैं कि ये वाली मसल आप पुल करोगे तो ये आपका ग्राफ ऐसे बढ़ता है। तो उसमें आजकल क्या हो गया, गेम्स भी आ गई हैं। तो यू हैव टू कीप प्लेइंग गेम्स। तो व्हाइल यू आर प्लेइंग द गेम्स आपकी मसल जो है वो टाइट होनी शुरू हो जाती है। इसको बायो फीडबैक बोलते हैं। तो 2-3 स्टेजेस होंगे। पहली चीज़ें आप अवॉइड करें जिससे हो सकता है। दूसरी चीज़ें आप घर पे एक्सरसाइज सीख के खुद करें। तीसरा है कि अगर उससे भी नहीं ठीक हो रहा तो आप बायो फीडबैक की मदद से करें। अगर ये सब भी नहीं होता है तो फिर यूरोलॉजिस्ट का रोल आता है। तो हम लोग सर्जरी करते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले एक ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप होता है, टीओटी टेप होता है, वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है, हम उसको बोलते हैं कि हम वो नहीं यूज़ करेंगे। तो हम मसल लेके, आपके ही शरीर की मसल लेके उस मसल को हम टाइट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है रोबोटिक सर्जरी से भी हम इसको कर सकते हैं। हमने किए हैं, कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे रोबोटिक सर्जरी के। उसमें हमने, जैसे एक पेशेंट थी हमारी 60 साल की, डायबिटिक, पोस्ट मेनोपॉजल, उसमें अगर कोई टेप लगा दे तो यकीनन इन्फेक्शन कभी नहीं जाएगा, क्योंकि डिफेंस भी नहीं है और वेजाइना भी एट्रोफी हो जाती है, सूख जाती है। तो हमने बर्च-कॉलपो सस्पेंशन करके एक ऑपरेशन होता है रोबोटिक तरीके से। हमने यहाँ पे पोर्ट्स डाले पेट में और हमने ब्लैडर को पुल करके स्टिच कर दिया, तो वो स्ट्रांग हो गया। तो दैट लेडी इज़ वेरी फाइन। तो नेक्स्ट डे वो छुट्टी हो जाती है। तो ये सारी तरीके हैं हमारे पास। घर में बैठना ऑप्शन नहीं है। ये मान के चलना कि इसका इलाज नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। तो अगर है तो ये स्टेप वाइज अप्रोच होती है। कुछ लोग दवाई भी ट्राई कर सकते हैं, बट दिस शुड बी डन। ओके, एज अ यूरोलॉजिस्ट, यूरिन टेस्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है फॉर अ पेशेंट? बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बिना ईसीजी के आपको नहीं देखेगा। अ गुड यूरोलॉजिस्ट विल ऑलवेज आस्क फॉर अ यूरिन रूटीन टेस्ट, नॉट अ कल्चर, यूरिन रूटीन। यूरिन रूटीन में अगर आप कोई भी आप रिपोर्ट निकाल के देखें तो उसमें कम से कम 10-15 पैरामीटर्स होते हैं। कई लोग तो 30-30 पैरामीटर्स देते हैं। तो आपको लगता है इतने सारे पैरामीटर्स हैं। यस, इतने सारे पैरामीटर्स हैं। यूरोलॉजिस्ट को पता होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उसका पीएच कितना है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन से नहीं हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं जी। तो जैसा मैंने कहा, कार्डियोलॉजिस्ट के लिए ईसीजी है, यूरोलॉजिस्ट के लिए यूरिन रूटीन है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अंडररेटेड है। बहुत सारे लोग सीधा कल्चर करा देते हैं, लेकिन अगर आप किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले यूरिन रूटीन मांगेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट। जी, यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर दोनों में क्या फर्क होता है? तो यूरिन रूटीन का मतलब होता है कि जो आपने यूरिन दिया उसको माइक्रोस्कोप पे देखा या डिप स्टिक से देखा कि उसमें ब्लड है या नहीं है, पस है या नहीं है, उसमें कोई कीटोन्स या केमिकल्स हैं, बिलिरुबिन है कि नहीं है, उसमें नाइट्राइट। सो 3 चीज़ें होती हैं। नाइट्राइट्स जो कि बैक्टीरिया बनाते हैं, ल्यूकोसाइड एस्टरेज जो कि पस सेल्स, अगर कहीं भी लड़ाई चल रही है हमारे शरीर में तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो लड़ाई करते हैं, घायल होते हैं, मर जाते हैं। तो उनका एक केमिकल रिलीज होता है ल्यूकोसाइड एस्टरेज। तो अगर यूरिन में ल्यूकोसाइड एस्टरेज आ रहा है या नाइट्राइट आ रहा है, नाइट्राइट जो है वो बैक्टीरिया बनाते हैं या पस सेल्स हैं, ये 3 चीज़ें हैं, तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। कल्चर जो है वो ये बताता है कि किस किस्म की इन्फेक्शन है। कल्चर डजंट मेक द डायग्नोसिस। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी लोगों को नहीं समझ में आता कि कल्चर, हाँ आईसीयू सेटिंग में कल्चर मेक्स द डायग्नोसिस, बट जनरल सेटिंग में यूरिन रूटीन मेक्स द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन।
कल्चर गिव्स द माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस कि ये वाला बैक्टीरियम है जिसने किया, उससे अधिक नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हम इसको देखते हैं, बहुत ज़रूरी होता है यूरिनोमेट्री। जब भी हम किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमको यूरिन इन्फेक्शन, उनका पहला सवाल होता है कि आपको यूरिन किस कलर का आ रहा है। तो यूरिन का जो कलर होता है वो क्या, किस बीमारी की तरफ इशारा करता है? यूरिन का कलर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बीमारी की तरफ नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, यूरिन का कलर अगर डीप येलो है, जैसे कि येलोइश, जिसको गोल्डन येलो बोलते हैं, तो यकीनन आपको सोचना चाहिए कि जॉन्डिस तो नहीं है। बट कॉमनेस्ट चीज़ है दवाइयाँ। दवाइयों से यूरिन का कलर चेंज होता है। आप सिंपल मल्टीविटामिन ले लें तो आपका कलर चेंज हो जाए। अगर आप एक दवाई होती है पायरिडियम, पायरिडियम जो है वो नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दी जाती है, जिसको बहुत दर्द या जलन होता है। उससे पेशाब का रंग ऑरेंज कलर का हो जाता है, तो पेशेंट डर जाता है। अगर आपने चकुंदर खा ली तो यूरिन कलर जो है वो रेडिश हो जाए जी। अगर आपने जैसे एक टीबी की दवाई होती है रिफैम्पिसिन, अगर वो खा ली तो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो कलर से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बट पेशेंट के पास भी और डॉक्टर के पास भी समय होना चाहिए उसको डिसेक्ट आउट करके ये बताने का कि क्या है एग्जैक्टली। ओके। पेन इन ब्लैडर के मुख्य कारण क्या होते हैं? ब्लैडर में पेन का सबसे कॉमन कॉज तो इन्फेक्शन ही है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो ब्लैडर में जख्म हो गया तो ब्लैडर में सूजन आ गई। जैसे अगर आपकी आंख में सूजन आ जाए तो आप आंख नहीं खोलना चाहते, ऐसे ही अगर ब्लैडर में सूजन आ गई तो जैसे ही ब्लैडर भरेगा वो आपको आवाज़ लगाएगा कि देखो मुझे दर्द हो रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जैसे ही ब्लैडर भरता जाएगा दर्द होता जाएगा, तो दैट इज ब्लैडर पेन। तो कॉमनेस्ट चीज़ जो है वो इन्फेक्शन इन द ब्लैडर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसको भी यूरिन में इन्फेक्शन होती है वो बार बार जाता है, क्योंकि ज़रा सा भी ब्लैडर भरता है उसको तकलीफ होती है, वो जाके यूरिन पास करा। तो कॉमनेस्ट कॉज तो ये है, लेकिन एक रेयर बीमारी होती है जिसको हम इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या ब्लैडर पेन सिंड्रोम बोलते हैं। वो थोड़ी रेयर बीमारी है। उसमें क्या होता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, फिर भी ब्लैडर में सूजन होती है। और उसमें ये होता है क्योंकि ब्लैडर में सूजन होती है तो ब्लैडर अगर भरेगा तो गुब्बारे की तरह भरेगा। मान लीजिए ब्लैडर में एक जगह जख्म है और जैसे ही ब्लैडर भरेगा वो जख्म स्ट्रेच होगा, क्योंकि जो छोटा निशान है वो बड़ा होगा तो उसको दर्द होगा, तो पेशेंट एकदम से भाग के यूरिन के लिए चला जाता है। दैट इज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। लेकिन उससे पहले हमें यूरिन रूटीन करना होता है। यदि यूरिन रूटीन में इन्फेक्शन नहीं है तो इसका मतलब हमें इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस सोचना चाहिए। ओके। बस ऐसे बहुत पेशेंट आते होंगे जो बोलते होंगे मेरे को गुर्दे की पथरी है या फिर मेरे गॉल ब्लैडर स्टोन है और वो मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है और मैं उसकी सर्जरी भी नहीं कराना चाहता, तो उसको आप क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं? तो हम इसको सवाल को थोड़ा सा डिसेक्ट आउट करते हैं। पहले जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो तो जीआई सर्जन के पास जाते हैं, तो हम हाथ जोड़ देते हैं कि आप गलत डॉक्टर के पास आ गए। जो किडनी की स्टोन है, अब उसमें हमें देखना चाहिए कि क्या कर रहा है वो स्टोन, आपको क्या कर रहा है और कब क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यंग बॉय है, वो आता है एंड ही इज गोइंग एज ए मर्चेंट नेवी ऑफिसर और ही इज अ पायलट और उसकी किडनी में 4-5 स्टोन पड़े हैं, तो उसको हम फ्लाइंग लाइसेंस नहीं देते, क्योंकि वो फ्लाई कर रहा है और कभी भी वो छोटा सा पत्थर निकल के किडनी की नस में आके बैठ जाए और उसको दर्द हो जाए, ही विल नॉट बी एबल टू फ्लाई और पूरी फ्लाइट में जितने लोग हैं सबकी जान जा सकती है। ऐसे ही अगर मर्चेंट नेवी में यू आर एट द सी और आपको दर्द हो गया तो कोई इलाज करने वाला नहीं है। आप अपना काम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरे लोग लग जाएंगे आपकी खिदमत में, तो इन लोगों को हम अलाउ नहीं करते। इनका तो हमें पथरी का इलाज करना ही है, नहीं तो हम लाइसेंस नहीं देते। दूसरी सिचुएशन है जिसमें स्टोन आके यूरेटर में बैठ गया है और एक बार दर्द हुआ, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, किसी ने दवाई दी, दर्द खत्म हो गया, वो मेरे पास आए हैं, तो मैं उनसे बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ कि क्या आपको ये दर्द दोबारा हो तो आपको चलेगा क्या? क्योंकि अगर आप वो कहेंगे नहीं नहीं मेरे को ये दोबारा दर्द नहीं होना चाहिए, फिर मैं कहूँगा ओके मैं इसको निकाल देता हूँ। वो कहेगा कि नहीं, मैं सोचता हूँ कि अगर 1-2 बार हो जाए और निकल जाए तो मैं ऑपरेशन से बच जाऊँ, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज पथरी हुई, आज दर्द हुआ और कल किडनी खराब हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। किडनी इज अ वेरी स्टर्डी ऑर्गन अदरवाइज। लेकिन अगर आप उस पत्थर को भूल गए, मान लीजिए आपको दर्द नहीं हुआ और आप भूल गए, तो किडनी डैमेज हो सकती है।
पर ऐसे में क्या होता है कि जैसे यूरेटर में पत्थर आया, पेशेंट को आज दर्द हुआ, हमारे पास आया, तो हम उससे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बुलाया डिनर के लिए, तो मैं कहूँगा भाई पथरी निकाल के जाओ। ये ना हो आप उनके साथ में बैठें और आपको दर्द हो जाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्योंकि जब तक पथरी निकलेगी नहीं, कभी भी पथरी की वजह से दर्द हो सकता है। तो यू हैव टू टेल हिम यू कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि मान लीजिए आप एक फ्लाइट ले रहे हैं, आपकी बोर्डिंग अनाउंस हो गई और आपको दर्द हो गया, तो आप हवाई जहाज में बैठेंगे या हॉस्पिटल जाएंगे। सो डोंट मेक ट्रैवल प्लान्स। If you have to travel, you should travel within the country. You should travel maybe by road where you can get down and have help. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब हम डिसाइड करते हैं कि पथरी का इलाज करें या ना करें, मतलब ऑपरेशन करें या ना करें। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं अगर छोटी पथरी है, 4-5 mm की है, यूरेटर में है, नस में, किडनी की नस में है, और हम ये सोचते हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्रेसिंग रीज़न नहीं है कि कल मेरे को एग्ज़ाम में जाना है, जैसे बच्चों का एग्ज़ाम होता है, तो हम कहते हैं उससे पहले निकलवा लो, बट एग्ज़ाम वाले दिन दर्द नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें एक दुकान है, उसमें 4 भाई बैठे हुए हैं, अगर एक को पेन हो गया और वो घर चला गया, पेन की दवाई खा ली, तो दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग। उसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरे को आज ही ऑपरेशन करना है, तो ही कैन टेक मेडिसिन फॉर मे बी मंथ और सो, मॉनिटर के वो स्टोन नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। मान लीजिए 3-4 हफ्ते हो गया, स्टोन हिला ही नहीं अपनी जगह से, तो हम कहते हैं ये नहीं हिलेगा, इसको निकाल देते हैं। एक ये सिचुएशन होगी। एक सिचुएशन ये है कि पेशेंट है 60-65 साल के हैं, वो किसी वजह से गए और किसी ने अल्ट्रासाउंड किया तो देखा इतना बड़ा स्टोन पड़ा है किडनी में। वो कहते हैं जी हमें तो दर्द ही नहीं हुआ कभी। तो हम ये पहचानते हैं कि ये शायद 20 साल से स्टोन पड़ा हुआ है। अगर 20 साल से इसने तंग नहीं किया, तो अब मैं क्यों इसको तंग करूँ? So we allow it to stay like that. So that is one philosophy that comes to my mind. The other is similarly छोटे छोटे स्टोन पड़े हुए हैं और पेशेंट को तंग नहीं कर रहे हैं और पेशेंट is available for follow up. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मेरे पास अफ्रीका से कोई पेशेंट आता है और उसको पत्थर है, तो मुझे पता है ये वापस चला गया तो इसका वहाँ इलाज नहीं होगा। बिल्कुल। तो I must operate whatever be the situation. तो ऑपरेशन बताना के लिए केवल पथरी और किडनी का नहीं, बाकी सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान में रखना। जी, मान लीजिए कोई ट्रैवल कर रहा है और उसको एकदम से पथरी का बहुत तेज दर्द हुआ, तो एट द मोमेंट उस पेशेंट को क्या करना चाहिए? नॉर्मली नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास जाके पेन किलर का इंजेक्शन लगाना चाहिए। ओके। क्योंकि पेन ऐसी चीज होती है, और जो पथरी का दर्द होता है वो कहते हैं इज वर्स देन चाइल्ड बर्थ। इट इज द ओनली पेन विच इज वर्स देन द चाइल्ड बर्थ। Otherwise, childbirth is the worst pain that one can have. So this is the only one. तो अगर इतना दर्द हो रहा है तो पहला स्टेप है कि पेन किलर लें, और फिर जो मैंने कहा अपने सर्कमस्टांसेस को एसेस करें कि मेरा कल एग्ज़ाम है, या मुझे कहीं पे या अवार्ड मिलने जाना है, मुझे कहीं जाना है, या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, घर में शादी है, तो इट इज़ बेटर टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, बेटर टू गेट रिड ऑफ दिस स्टोन, बिकॉज दैट इज़ वेयर। बट फर्स्ट एड इज पेन किलर। ओके। और किसी को ये कैसे पता चले कि उसको ये पथरी का ही दर्द है या कोई और दर्द है? तो जब भी दर्द हो सबसे पहले इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। अगर कोई अपोलो की इमरजेंसी में आएगा तो सबसे पहले कोई अल्ट्रासाउंड कर देगा उसका जी, और उसको बताएगा कि आपको यहाँ का दर्द है। अगर अल्ट्रासाउंड नहीं है तो MBBS डॉक्टर भी दर्द को पहचानते हैं। जैसे कि किडनी का दर्द होता है तो वो MBBS डॉक्टर शुड बी एबल टू सस्पेक्ट किडनी स्टोन एंड गिव अ एम्पिरिकल ट्रीटमेंट till we have an ultrasound or a CT scan. अभी आपने बहुत डिटेल में भी बात की थी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की, तो ये जो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होता है और हर पेट का दर्द, क्या ये दोनों कॉमन होते हैं या ये कुछ और होता है? जो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक हमारे पास लेडी आई, उनके हस्बैंड थे साथ में, और इतना बड़ा पुलिंदा था उनके पास रिपोर्ट्स का, और उनके हस्बैंड ने कहा कि देखो मैं ये पुलिंदा भी लाया हूँ, ये लेडी भी, ये पेशेंट आपके सामने है, देहात से थे। बोले कि देखो हमने इतना इलाज करा लिया, अगर जो आपसे ठीक होता हो तो कर दो, वरना मैं नहीं ले जा रहा इसको घर। दिस इज द लास्ट डॉक्टर दैट वी आर गोइंग टू सी, और मैं इसको घर नहीं घुसने दूंगा। तो आप समझिए कि ये बीमारी क्या है। बीमारी ऐसी है कि जिसका इलाज कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि पहचान नहीं पाता। पेशेंट तड़प रहा है, उस पेशेंट से पूछो तो क्या प्रॉब्लम है, कि जैसे पेशाब
की थैली में 10 ml या 20 ml पेशाब इकट्ठा होता है, उसको दर्द होता है और वो भागती है यूरिन करने के लिए। तो 24 घंटे में 70-75 बार वो वॉशरूम जा रही है। वो क्या काम कर सकती है? ना वो खाना बना सकती है, ना बच्चे को देख सकती है, ना हस्बैंड को देख सकती है, ना हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो सकती है, क्योंकि उसको उसी जगह पे दर्द है। तो हस्बैंड ये सोचता है कि ये तंग कर रही है, ऊपर से उसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, हस्बैंड जो जो मदर इन लॉ है इंडियन फैमिलीज में, वो एक्सपेक्ट करती है डॉटर इन लॉ कुछ स्पेशल कुछ काम करे घर का। और ये अगर लेडी ऐसी है जिसको इतनी तकलीफ है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट जो है, जब ये जीपी के पास जाती है तो जीपी को लगता है कि ये जनरल फिजिशियन जो ऑर्डिनरी डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये आप दवाई ले लीजिए, ये तो इन्फेक्शन है, तो एक एंटीबायोटिक दी, दूसरी एंटीबायोटिक दी, बट आराम ही नहीं आ रहा। फिर वो बोलता है आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाती है। गायनेकोलॉजिस्ट थोड़े और इंजेक्शन दे देते हैं, कोई और एंटीबायोटिक दे देते हैं। फिर वो कहते हैं जी हमें तो नहीं है, इसको तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड करो वो नॉर्मल होता है, पेशाब की जांच करो वो नॉर्मल होता है, आप सीटी स्कैन करो वो नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब है कि ये तो बीमारी तो है नहीं, तो दिमाग में है इसके, और ये आपको तंग कर रही है। तो पहला स्टेप ये होता है कि ये आपको तंग कर रही है। फिर आप जाते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास। तो यूरोलॉजिस्ट देख के बोलता है कि अच्छा मैं दूरबीन डाल के देखता हूँ। वो दूरबीन डाल के देखने की कोशिश करता है, तो नॉर्मली उसको जैसे सिस्टोस्कोपी कहते हैं, तो नॉर्मली धारणा ये है कि यूरोलॉजिस्ट बहुत बिजी डॉक्टर्स होते हैं, वो कभी प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर रहे हैं, किडनी कैंसर का कर रहे हैं, पथरी का कर रहे हैं। सिस्टोस्कोपी जैसी चीज़ के लिए उनके पास समय कम होता है और वो उसको बेहोश भी नहीं करते, तो वो लोकल एनेस्थीसिया में दूरबीन डालते हैं। तो इमेजिन करिए देयर इज अ लेडी जिसका ब्लैडर अगर भरे तो उसको दर्द हो, उसको आपने बेड पे लिटाया है और आप दूरबीन डाल के ब्लैडर को फुला रहे हैं, तो उसको कितना दर्द होगा? तो आप एक्चुअली उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो उसको दर्द हो रहा है, तो वो चिल्लाती है और अनकंफर्टेबल होती है। तो सर्जन भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बाहर निकल के बोलता है आपके पेशेंट तो जी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा, यू हैव अ वेरी अनकोऑपरेटिव पेशेंट। और इसको मैंने जितना देखा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मेरे को लगता नहीं कि इसको कोई बीमारी है। अब उस औरत की तरफ से सोचिए, उसको तकलीफ है, उसको हर 5 मिनट में ब्लैडर में दर्द हो रहा है, और उसका जो सहारा है वो उसका हस्बैंड है। हस्बैंड को ये बता दिया गया है जनरल फिजिशियन ने भी, गायनेकोलॉजिस्ट ने भी, यूरोलॉजिस्ट ने भी, कि इसको तो कुछ नहीं है। तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा ये तो मेरी दुश्मन है, मेरे को तंग कर रही है। बच्चे सोचेंगे कि सबकी माँ उनके साथ पिकनिक जाती हैं, शॉपिंग के लिए जाती हैं, ये हमारी माँ तो जा ही नहीं। जो मदर इन लॉ है वो सोचती है कि मेरी बहू तो बहुत ही बिल्कुल ही ट्रबल मेकर है। तो पूरी फैमिली परेशान होती है। तो जब इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होता है तो वो एक पेशेंट को नहीं होता, पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको ब्रांड कर दिया जाता है कि ये इसके दिमाग में है और ये आपको तंग कर रही है। ये नहीं होता कि इसको बीमारी है और इसको मदद की जरूरत है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। ये एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी पेन जो है उसका रिलेशनशिप यूरिन के साथ हो, कि यूरिन करने से पेन कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ब्लैडर का पेन है। तो लोगों को सोचना चाहिए, एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। आजकल तो इंटरनेट है, आप ढूंढिए आपके आसपास कौन यूरोलॉजिस्ट है, कौन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जैसी बीमारी का इलाज करता है, क्योंकि सब यूरोलॉजिस्ट भी नहीं करेंगे। तो कुछ यूरोलॉजिस्ट हैं जो इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे कि ठीक है हम आपके पेशेंट का इलाज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि किसी टेस्ट में नहीं आता और पेशेंट 50, 60, 70 बार 24 घंटे में वॉशरूम जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा ये पॉडकास्ट आज बहुत सारी औरतें भी देख रही होंगी। वो कौन से 3 ऐसे सिम्टम्स हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के जो अगर उनको हैं तो एक जीपी के पास जाएं, ना एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, पर एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रात में हर थोड़ी थोड़ी देर में जा रहे हैं और नींद से उठते हैं और ब्लैडर में पेन हो रहा है। नॉर्मली हम उठते हैं जब ब्लैडर फुल होता है, तो हमारे दिमाग में होता है कि ब्लैडर फुल हो गया, अब हमें जाके रिलीव होना है। लेकिन क्योंकि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में ब्लैडर फुल होने की नौबत ही नहीं आती, पेन शुरू हो जाता है, तो पेशेंट उठता है रात में पेन के साथ।
तो अगर आप रात में उठ रहे हैं 4-5 बार और उठते हैं तो दर्द हो रहा होता है, तो शायद आपको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। दूसरा, दिन में भी यदि आप बैठे हैं और अगर आपने यूरिन रोक रखा है और आपको दर्द हो गया, नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं किसी को भी पूछूं कि आपने अगर यूरिन रोका तो क्या होगा, वो कहते हैं कि जी ऐसा लगता है कि निकल जाएगा। अगर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का मरीज है तो वो बोलता है कि जी इतना दर्द हो जाएगा कि हम संभाल ही नहीं पाएंगे, वो तो दर्द ही हो जाएगा, मुझे जाकर रिलीज करना ही करना है, लीक नहीं होगा लेकिन रिलीज करना है। और तीसरा ये कि सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है और एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आपको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस हो सकता है। ओके, तो आईसीडी है ये क्या सिर्फ विमेन की ही प्रॉब्लम है? नहीं, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जो है ये पहले माना जाता था कि औरतों की प्रॉब्लम है, लेकिन हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, कम से कम 30 साल हो गए मुझे इसके ऊपर काम करते हुए, तो हमने ये पाया कि हमारी प्रैक्टिस में ही मेल्स में भी होता है। मेरे पास 2 आर्मी ऑफिसर्स हैं जो आए थे, जिनको कि आर्म्ड फोर्सेस में सबने मना कर दिया था, उनको लगा, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजा गया, क्योंकि ऐसे पेशेंट को आमतौर पे लोग साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। तो फिर वो कहीं से हमारे पास आए और उनका डायग्नोसिस बनी और इलाज हुआ। तो उनकी आंखों में आंसू थे, बोलते हम सोल्जर्स हैं और हमारे दिल में ये आता था कि हम सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि इतनी खराब बीमारी है कि आपके खुद के चाहने वाले आपके अगेंस्ट खड़े हैं और आप तड़प रहे हैं, आप बिल्कुल अकेले हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे ही कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन आई एम फॉर्चुनेट कि वो ठीक हो गए और ठीक हो जाते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। और मेन ऑल्सो हैव आईसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं कि इन लोग के बारे में कि इनको भी ये हो सकता है। But it is more common in women? It is more common in women. Okay, and what is the percentage? किताब तो 1:10 कहती थी, लेकिन हमारी पर्सनल सीरीज में 45 and 55, मतलब 45% are men in my series at Apollo Hospital. Okay, all right. किडनी स्टोन का दर्द और ब्लैडर पेन सिंड्रोम का दर्द, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? जो किडनी स्टोन का दर्द होता है वो आमतौर पे कमर में होता है, बैक में, तो फ्लैंक में पेन बोलते हैं उसको। तो कमर में दर्द होता है और वो आगे की तरफ जाता है और उसका यूरिन से कोई संबंध नहीं है। जो ब्लैडर पेन है उसका संबंध होता है यूरिन से। ब्लैडर भरेगा खाली होगा, भरेगा खाली होगा, तो उस साइकिल में पेन बढ़ेगा और कम होगा। ओके, लेकिन किडनी स्टोन का पेन यूरिन पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो क्या ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है या इसके लिए भी स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती है? आप ब्लैडर पेन की ब्लैडर पेन, ब्लैडर पेन के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी होता है और बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो आजकल इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस बीमारी में। हमें प्रॉब्लम ये है कि इन 1991 जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में था, यूरोलॉजी की ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे ये सिखाया गया था कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस डजंट एग्जिस्ट। तो हमारे माइंडसेट ही नहीं है कि ये बीमारी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। तो अब जागरूकता बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है, तो यूरोलॉजिस्ट जो कि इंटरेस्ट शो करते हैं दे आर एबल टू ट्रीट। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले डायग्नोसिस होता है, तो बेहोश करके सिस्टोस्कोपी की जाती है, वो लीजन्स को देखा जाता है, उसमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और योर आइज विल सी व्हाट योर माइंड नोज। तो कई बार लोग मिस कर जाते हैं, बट नाउ मोर एंड मोर ट्रेनिंग इज हैपनिंग, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो लोगों को ये समझ, तो यूरोलॉजिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करे सिस्टोस्कोपी करके अंडर एनेस्थीसिया, और फिर उसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं जो दी जा सकती हैं। कई बार कुछ दवाइयाँ हैं जो सीधा ब्लैडर में डाली जा सकती हैं, तो वो सब किया जाता है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के लिए भी आप कोई स्पेशल डाइट रिकमेंड करते हैं? हाँ, तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस और ब्लैडर पेन सिंड्रोम ये एक्चुअली इंटरचेंजेबल हैं एज फॉर दिस करंट पॉडकास्ट, बट टेक्निकली थोड़ा सा फर्क। तो डाइट में बड़ा आसान है ये समझना कि जो जगह पे जहाँ जख्म है, जैसे ब्लैडर में अगर जख्म है तो आप जख्म पे जैसे बोलते हैं नमक छिड़कना, तो नमक तेजाब होता है, वैसे ही हमारे जो यूरिन है उसमें एसिड होता है और कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो और ज्यादा एसिडिक होती हैं, तो वो अगर जाके ब्लैडर को लगेंगी तो दर्द होगा। तो मैं छोटी सी बात बताऊंगा कि जैसे हमारे घरों में मसाले होते हैं, इंडियन घरों में, तो जो मसाले एसिडिक हैं वो तीखे होते हैं और वो अगर खाने में आ जाएं तो पेशेंट को तकलीफ होती है। कुछ मसाले एल्कलॉइड्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं। तो एल्कलॉइड मसाले होते हैं जो कड़वे होते हैं, जैसे मेथी, जीरा, सौंफ, धनिया, ये कड़वे होते हैं, तो ये सेफ होते हैं क्योंकि ये एल्कलॉइड्स हैं।
जो तीखे होते हैं, जैसे काली मिर्च हो गया, लौंग, दालचीनी और इस तरह की, लाल मिर्च हो गई, इस तरह की, बहुत खट्टा जैसे आमचूर हो गया जी, चाट मसाला होता है, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ये सारे मसाले जो हैं, ये जो चटपटे होते हैं, ये एसिड्स होते हैं। तो ये जब आप खाते हैं तो ये यूरिन के रास्ते ब्लैडर में जाते हैं और तंग करते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें खराब करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं। खटास जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, ये भी जब ब्लैडर में से निकलेंगे तो तंग करेंगे। ग्रीन टी, अदरक वाली चाय, तो जैसे अदरक की चाय हमारे यहाँ बहुत लोग पीते हैं, सुबह उठ के वो चाय में अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी सब डालते हैं, वो एक डिकॉक्शन बन जाता है, काढ़ा बन जाता है। तो वो वैसे तो हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन जिसका ब्लैडर खराब है उसमें वो तंग करता है। तो एक छोटी सी किताब भी है, डाइट इन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, हमने 2019 में रिलीज की थी। वो अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है। तो अगर किसी को जरूरत है ब्लैडर डाइट के लिए तो इट इज अवेलेबल ऑनलाइन। ओके, विच मीन्स कि जिन लोगों को भी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है, उनकी डाइट जो होती है वो स्पेशल डाइट बहुत होती है। स्पेशल डाइट। ओके, तो अब आप हमारे दर्शकों को इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी बताइए। ट्रीटमेंट जो है, सबसे पहले डायग्नोसिस हो जाए सिस्टोस्कोपी में, उसी वक्त अगर हनर्स लीजन है तो उसको हम जला देते हैं, क्योंकि वो एक जख्म होता है जिसके अंदर नर्व्स होती हैं और वो पेन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो पेन जनरेटर बोलते हैं हम उसको। तो अगर हम पेन जनरेटर को ही जला दें तो दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन वो दोबारा हो सकता है, इसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं। मोस्टली खाने की दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयाँ हम ऐसे लोगों में ब्लैडर में डालते हैं। तो एवरी वीक, हर हफ्ते के हफ्ते हम ब्लैडर के अंदर दवाई डालते हैं, 6 हफ्तों के लिए डालते हैं और 6 हफ्ते उनको आना पड़ता है। उसके बाद वो धीरे धीरे रिमिशन में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दवाई भी बंद हो गई, लेकिन कुछ लोगों को बार बार हो सकता है। अगर बार बार होता है तो हमको फिर से सिस्टोस्कोपी करके वो पेन जनरेटर को जलाना पड़ता है और फिर ब्लैडर में दवाई डालते रहना पड़ता है ताकि वो शांत हो जाए। ओके, और मान लीजिए एक बार उसका ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया, तो क्या फिर से उसको स्पेशल डाइट पे ही रहना पड़ता है या वो नॉर्मल डाइट भी खा सकते हैं? उसको वक्त लगता है। ब्लैडर एक बार हील हो जाए और अगर हम उसकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट कर दें तो फिर आप धीरे धीरे अपनी डाइट को वापस ला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है 4-5 साल के बाद भी पेशेंट फिर वापस आ जाता है, क्योंकि अब वो कहते हैं अब तो मैं लाल मिर्च भी खाने लगी थी और गोलगप्पे भी खा लेती थी, लेकिन अब फिर से गड़बड़ हो गया। तो ऑब्वियसली आप अगर किसी चीज को बोलते हैं कि अनब्रेकेबल है और 2 किलो का हथौड़ा मार दे उसको तो टूट ही जाएगा। बिल्कुल। तो अगर जिसको आप ठीक भी कह देते हैं, लेकिन परहेज तो करते रहना। जी, तो क्या एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस को ट्रीट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं। तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सोसाइटी, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और पेन थेरेपिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और यूरोलॉजिस्ट तो हैं ही। तो ये लोग इतने तरह के हैं क्योंकि हम सबको एजुकेट करते हैं। हम क्यों एजुकेट करते हैं? क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट के पास सबसे पहले जाएंगी लेडीज, और गायनेकोलॉजिस्ट अगर सतर्क हो जाए तो वो डायग्नोसिस बना सकती हैं। अगर उनके पास कोई यूरोलॉजी क्लिनिक नहीं है जो कि ट्रीट कर सकता है तो हम उनको बोलते हैं कि अब वो खुद करें। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी लेडीज हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो कि बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं इन रिसर्च, इन ट्रीटमेंट और इन एजुकेशन। वो बाकी गायनेकोलॉजिस्ट को भी सिखाना है। ओके, तो वो सारा काम होता है। ओके, तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होता है मेल्स में स्पेशली, क्या वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है? बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है मेल्स में, वो पहले पकड़ी नहीं जाती थी क्योंकि लोग सोचते थे कि ये प्रोस्टेट की वजह से, जी। तो लोग प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते थे। लेकिन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जब हम समझने लगे तो हमने रियलाइज किया कि बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जो कि दे आर बीइंग ट्रीटेड फॉर प्रोस्टेट डिजीज, बट वो एक्चुअली इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। ओके, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए तरीका होता है टेक्निकली, और वो हम सिखाते हैं यूरोलॉजिस्ट को कि आप ऐसे पूछो, ऐसा काम करो तो पता चल जाए। तो इलाज तो होता है, लेकिन प्रोस्टेट इज वेरी क्लोज टू द ब्लैडर, सो देयरफॉर प्रोस्टेट डिजीजेस हैव टू बी एक्सक्लूडेड बिफोर वी मेक अ डायग्नोसिस। ओके, कि हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो मेल में एक सर्टेन एज के बाद होती ही होती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई तो बिल्कुल है। जैसे बाल सफेद होते हैं या बाल गिरते हैं उम्र के साथ, वैसे ही प्रोस्टेट भी बड़ा होता है। कुछ लोगों का ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। जिनकी फैमिलीज में, जैसे किसी के फादर का अगर प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ तो उनके 2-3 बेटे हैं, तो चांसेस हैं कि उनमें से भी किसी का तो होगा।
एनलार्ज सबका होता है। किसी को एनलार्जमेंट से तकलीफ होती है, किसी को तकलीफ नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कितनी बार फोन आता है कि मैं 50 वर्ष का हूं और मैंने एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक कराया अपोलो से और अल्ट्रासाउंड में उन्होंने कहा कि आपका प्रोस्टेट बड़ा हो गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो डर गया हूं। डरने की बात नहीं होती। प्रोस्टेट का बढ़ना आम बात है। जैसे बाल सफेद हो जाते हैं, जिन लोगों को तकलीफ होती है वो काले करा लेते हैं, जिनको तकलीफ नहीं होती वो सफेद रहने देते हैं। ऐसे ही प्रोस्टेट सबका बढ़ेगा। जिसको वो तकलीफ देता है उसका इलाज किया जाता है। जिसको तकलीफ नहीं देता उसको इलाज नहीं चाहिए। तो वो यूरोलॉजिस्ट का काम है कि प्रोस्टेट आपका बढ़ा हुआ है, हम कुछ टेस्ट करते हैं, यूरोफ्लोमेट्री करते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं कि ये बढ़े हुए प्रोस्टेट से क्या वाकई आपको कोई तकलीफ है। अगर तकलीफ नहीं है तो हम कोई दवाई नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ी धारणा गलत है कि अगर प्रोस्टेट बढ़ गया तो उसका इलाज ऑपरेशन ही है या दवाई तो खानी ही पड़ेगी या इसको छोटा करने की जिद है। नहीं, अगर वो आपको तकलीफ दे रहा है तो यूरोलॉजिस्ट विल डिसाइड कि दवाई देनी है, कौन सी देनी है, या कब तक वेट करना है या सीधा ऑपरेशन करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्ट्रासाउंड पे प्रोस्टेट बढ़ा है तो इलाज करना ही करना। ओके, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के अर्ली साइंस और सिम्टम्स, कुछ ऐसे अर्ली साइंस और सिम्टम्स जिसको किसी भी मेल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर आर 2 सिम्टम्स। वन इज फ्रीक्वेंसी। जैसे आप काम कर रहे हैं और आप मीटिंग में बैठे हैं और आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं मीटिंग में नहीं बैठ सकता, मैं पहले यूरिन करके आ जाऊं। तो सिंपल कि मैं कहीं ट्रैवल करने जा रहा हूं तो पहले यूरिन कर लूं। तो ये अगर भावना आ जाती है तो लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि कॉलेज में तो ऐसा नहीं होता था। अब ऐसा होने लगा कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तो पहले यूरिन करूँ। तो इसका मतलब है कि प्रोस्टेट आपको शायद तंग कर रहा है। दूसरा, आप मीटिंग में बैठे हैं और आपको लग रहा है कि अच्छा मैं अगर नहीं गया तो यही निकल जाएगा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है, उसको अर्जेंसी बोलते हैं। तीसरा होता है रात में उठना। आप आमतौर पे, जैसे मैंने कहा कि रात में उठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को रात में कोई उठ रहा है बार बार, 3 बार 4 बार, तो ऑब्वियसली प्रोस्टेट उसको तंग कर रहा है, तो ही शुड गेट सम रिलीफ आफ्टर सीइंग अ यूरोलॉजिस्ट। ओके, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की किसी को तकलीफ है और वो किसी इंसान को तकलीफ भी दे रहा है, तो उसके लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस फिलहाल क्या अवेलेबल हैं? आजकल हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर गई है और हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। एक लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हु हैव एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, मतलब बहुत सारा परसेंटेज जो लोग हैं उनको दवाइयों से ही हम ठीक कर लेते हैं। तो हम दवाई देते हैं और वो बेटर हो जाते हैं। यदि दवाई देने से वो बेटर हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते हैं। ओके, हमें जरूरी नहीं है। कुछ तो ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा, अल्ट्रासाउंड किया और उसमें अगर तकलीफ नहीं है तो दवाई भी नहीं देते। लेकिन अगर जैसे आपने पूछा कि तकलीफ दे रहा है तो क्या करना है, तो दवाइयां देनी है। फर्स्ट स्टेप दवाइयों का होता है। पर दवाई के साथ साथ 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आज दवाई दी, मैं आपको 3 महीने बाद फिर से देखूंगा। अगर दवाई सेट हो गई, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो उससे आपको फायदा हो गया, तो हम दवाई फिक्स कर देते हैं, बोलते हैं फिर साल के साल मिलेगा। और दूसरा, दवाई देने से पहले कैंसर ऑफ प्रोस्टेट को जरूर एक्सक्लूड करना। बहुत बार मैंने देखा, ये डॉक्टर्स के साथ भी होता है कि जैसे फैमिली में डॉक्टर हैं, आपने किसी कजन को या किसी ने फोन किया कि अरे मेरा प्रोस्टेट बढ़ गया है, मैं रात में 3 बार उठ रहा हूँ, तो आपने फोन पे ही दवाई बता दी। वो गलत है। वो गलत इसलिए है कि हो सकता है उसको कैंसर ऑफ प्रोस्टेट हो, आपने तो बिना इन सोच के दवाई दे दी, आपने इन गुड फेथ दवाई दे दी। लेकिन हेल्थ के मामले में दोस्ती यारी रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी आता है, प्रोफेशनल की तरह डील करना है, आप उसको बिठाएं अपने ऑफिस में बुला के, उसको पूरा एग्जामिन करें जैसे एक दूसरे किसी पेशेंट को। जस्ट बिकॉज वो आपका रिश्तेदार है या आपका दोस्त है, आप दवाई नहीं लेते। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है PSA, जो ब्लड टेस्ट होता है, जो कि बताता है कि कैंसर है या नहीं। दूसरा, ये बताना क्या ये बॉडी को तो नहीं हार्म कर रहा। एक तो होता है कि आदमी को तकलीफ हो रही है पेशाब की, दूसरा है कि बॉडी को तो नहीं हार्म कर रहा। बॉडी को कैसे हार्म करेगा? अगर ब्लैडर खाली नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोस्टेट के बढ़ने से रुकावट हो गई है, ब्लैडर खाली नहीं हो रहा, तो ब्लैडर का प्रेशर बढ़ गया। अगर ब्लैडर का प्रेशर बढ़ गया तो वो किडनीज तक पहुंच गया, तो किडनी खराब हो जाएगी, डायलिसिस की नौबत आ जाएगी। तो हमारा ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या ये एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट शरीर को तो दुख नहीं दे रहा, क्योंकि पेशेंट को हो सकता है छोटे मोटे सिम्टम्स हो, लेकिन वो शरीर को ज्यादा दर्द है। तो ये इसीलिए किसी भी एनलार्ज प्रोस्टेट के इलाज में इवैल्यूएशन बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूरा इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसके बाद दवाई या स्ट्रैटेजी शुरू करनी चाहिए। ऑपरेशन आमतौर पे हम कहते हैं जब वो शरीर को तंग कर रहा होता है, ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, पेशाब एकदम रुक गया है, नली डालनी पड़ रही, तब हम ऑपरेशन करते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, और अगर किसी को उसमें प्रोस्टेट कैंसर भी डिटेक्ट आप करना चाहते हैं या फिर प्रोस्टेट कैंसर को आप रूल आउट करना चाहते हैं, तो आप कौन से टेस्ट या स्क्रीनिंग
के लिए पेशेंट को सजेस्ट करते हैं? तो हम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA एक टेस्ट होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, वो हर पुरुष को 50 साल की उम्र में करा लेना चाहिए। तो 50 साल में के बाद से सालाना होते रहना चाहिए। अगर बहुत कम है तो 2 साल में एक बार होना चाहिए, लेकिन अगर बॉर्डर लाइन है, उसकी अपर वैल्यू 4 होती है, तो उसको कराते रहना चाहिए, क्योंकि वो कराने से हमको ये पता चलेगा कि PSA बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसके बारे में सतर्क होना आवश्यक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कैंसर ऑफ प्रोस्टेट होगा। यदि आपकी फैमिली में कैंसर है, जैसे चाचा, ताऊ, कजन, किसी को है, फादर को कैंसर है, तो ऐसे पुरुष को 45 साल की उम्र से PSA कराते रहना चाहिए। ओके, आपने PSA कराया और PSA में डिटेक्ट हो गया कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है, तो उस केस में उस पेशेंट के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं? देखिए, अगर तो कैंसर जो है वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है, तो वो तो बहुत आसान है ट्रीट करना, क्योंकि ये समझ लीजिए जैसे प्रोस्टेट में कैंसर है और एक लिफाफे में है, और इस लिफाफे में कैंसर है, और मगर मैं इस लिफाफे को ही निकाल के बाहर कर दूं तो शरीर से बाहर हो गया कैंसर। जी। तो अर्ली स्टेज मतलब जब लोकलाइज्ड डिजीज हो, लोकलाइज्ड टू द ऑर्गन, उसको बोलते हैं कि प्रोस्टेट में लोकलाइज्ड डिजीज है, तो उसका इलाज बहुत आसान है। उसको हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं। हम अपोलो में इतने सालों से रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हम रोबोटिक सर्जरी से प्रोस्टेट निकाल देते हैं और पेशेंट को हो सकता है दोबारा कैंसर ना हो। अगर पेशेंट ऑपरेशन लायक नहीं है, जैसे कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, या पेशेंट नहीं चाहता कि मेरा ऑपरेशन हो, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास रेडियोथेरेपी का भी होता है। अर्ली कैंसर ऑफ प्रोस्टेट में रेडियोथेरेपी के रिजल्ट्स आर सेम एज दैट ऑफ द रोबोटिक्स, ऐसा हमारे लिटरेचर में है। तो वो चॉइस दी जाती है, हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं, हर एक तरीके के प्रोज एंड कॉन्स हैं उसमें। अगर एडवांस स्टेज में आता है तो फिर हमारे पास दवाइयाँ होती हैं, हम दवाइयाँ देते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी एंड्रोजन, सेकेंड लाइन नहीं तो कीमोथेरेपी, आजकल इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। रेडियोथेरेपी आमतौर पे अगर प्रोस्टेट कैंसर फैलता है तो हड्डियों में जाता है, तो हड्डियों में दर्द हो गया तो हम हड्डियों को रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, दर्द को खत्म कर सकते हैं। कैंसर ऑफ प्रोस्टेट स्टेज वाइज हम डिजीज के इलाज करते हैं। ओके, क्या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट किसी की सेक्सुअल लाइफ को भी इफेक्ट कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आजकल ये बहुत ज्यादा उसमें आ गया है डिस्कशन में, क्योंकि हमारी लाइफ स्पैन बढ़ गया है। तो पहले जब जहाँ लाइफ स्पैन 50 साल होता था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारा लाइफ स्पैन 47 ईयर्स था। अब 70-80 साल में लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो प्रोस्टेट तो 50 साल में बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन ये लोग जवान हैं और ये सेक्सुअली एक्टिव हैं। तो जब BPH प्रोस्टेट बढ़ता है तो सेक्स लाइफ में डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो इरेक्शंस कम हो जाती हैं, हो सकता है इजैकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो। और खासकर जब हम दवाइयां देते हैं प्रोस्टेट की, जैसे किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया और मैंने उसको दवाई दी, तो इजैकुलेशन, सीमेन बाहर नहीं आता, हो सकता है हम उसका साइज कम करने की दवाई दें और उसका इरेक्शन होना बंद हो जाए, क्योंकि वो हार्मोन को मैनेज करता है इधर। तो सेक्सुअल लाइफ और BPH दे कोएग्जिस्ट, इकट्ठे साथ साथ चलते हैं। ओके, तो क्या सेक्सुअल एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो भी प्रोस्टेट हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है, लेकिन BPH को उतना नहीं करती। प्रोस्टेट हेल्थ आपने कहा, बड़ा अच्छा वर्ड है, क्योंकि प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट के अलावा भी बीमारियां होती हैं, जैसा मैंने कहा प्रोस्टेटाइटिस या इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो यदि इन्फेक्शन है प्रोस्टेट में और अगर आप रेगुलर इजैकुलेट करेंगे तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। इट इज लाइक आपके नजला जमा हुआ है, आप नाक साफ कर देंगे तो नजला हल्का हो जाएगा, सिर हल्का हो जाएगा। वैसे ही अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है और आप इजैकुलेट रेगुलरली करते हैं तो आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। एंड एज ए कॉरोलरी, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो आपके चांसेस ऑफ प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे, स्पेशली अगर आप इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों को एनकरेज करते हैं कि इजैकुलेशंस रेगुलरली होते रहें, तो वो ठीक है। एक और फायदा है इजैकुलेशंस का, कुछ स्टडीज हैं जो कहते हैं कि महीने में जो पुरुष 21 बार इजैकुलेट करते हैं उनका कैंसर ऑफ प्रोस्टेट का इंसिडेंस कम होता है। तो इजैकुलेशन आल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कैंसर। ओके, बहुत बात होती है आजकल मेन एंड देयर टेस्टोस्टेरोन लेवल की, तो ये हाई लेवल और ये लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, हाउ डज इट अफेक्ट अ मैन्स हेल्थ? इफ यू कैन जस्ट एलैबोरेट ऑन दिस पॉइंट एज वेल। तो टेस्टोस्टेरोन इज मेल हार्मोन। विमेन में जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं, वैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है। और टेस्टोस्टेरोन की बहुत वाइड लिमिट होती है,
250 से 900 या 1000 तक एक वैल्यू होती है। तो ईश्वर ने ऐसा टेस्टोस्टेरोन बनाया है कि, और शरीर ऐसा बनाया है कि मेल्स में जैसे फीमेल्स में ईस्ट्रोजन है, वैसे मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन है वो मसल और बोन को स्ट्रेंथ करता है। तो जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन कम होता जाता है, मसल्स एंड बोन्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। और क्या क्या होता है जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है? तो मसल, बोन के अलावा दिमाग, कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस वो कम हो जाता है। जैसे आपने किसी को बताया वो भूल जाता है, आपने रास्ता बताया वो चौराहे पे जाके खड़ा हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा किधर जाना है। तो ये भी एक टेस्टोस्टेरोन लो होने का लक्षण हो सकता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। और होता है इरिटेबिलिटी। मैं आपको बताऊंगा, ऐसे जैसे कोई जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत इरिटेबल है। जैसे अगर आप घर के बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं, तो 20-25 साल का आदमी जाएगा तो वो खुश हो जाएगा कि चलो बच्चे खेल रहे हैं, जेब में टॉफी है, आप भी ले लो, या वो भी किक मार लेगा बॉल को। पर वहीं अगर एक 55-65 ईयर्स का जिसका टेस्टोस्टेरोन कम है, वो थका हुआ आया है, क्योंकि थकावट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और वो इरिटेबल है बिकॉज उसका काम अच्छा नहीं चल रहा, और सामने घर के आगे बच्चे खेल रहे हैं तो वो उनको ही गुस्सा होना शुरू कर दे, भाई तुम मेरे घर में क्यों खेल रहे हो, बाहर जाओ कहीं और जाके खेलो, मेरे घर के सामने। इंटॉलरेंस होगी। ये सारे लक्षण जो हैं ये लो टेस्टोस्टेरोन के हो सकते हैं। तो जब भी थकावट रहती है, एग्जॉशन होता है और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, यू कैन नॉट कंसंट्रेट, यू कैन नॉट टेक डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है, आप कंफ्यूजनल स्टेट में रहते हैं कि मैं ये करूं कि ये करूं, तो एक उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन करा लेना चाहिए। और यंग बॉयज में जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा होता है, बजाय इसके कि जो सिर्फ टेबल पे बैठे रहते हैं या कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं या सॉफ्टवेयर्स में, जैसे आजकल मेजॉरिटी लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन फॉल करता है। या वो बच्चे जो कि रेसिंग गेम्स खेल रहे हैं, उनका सारा जो एनर्जी है वो वहीं पे एग्जॉस्ट हो जाती है, उनको फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ता। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ता है, इनएक्टिविटी से कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन कम होने का एक और वजह है वजन। तो वजन अगर बढ़ा हुआ है तो टेस्टोस्टेरोन फॉल करेगा, और टेस्टोस्टेरोन फॉल करेगा तो वजन और बढ़ेगा। तो जैसे ईस्ट्रोजन लोग कहते हैं कि मेनोपॉज के बाद औरतें वेट डाउन कर लेती हैं, वैसे ही मेल्स में जो मेनोपॉज होता है उसको हम एंड्रोपॉज बोलते हैं। एंड्रोपॉज जो है वो किसी भी एज में, एंड्रोपॉज मतलब टेस्टोस्टेरोन फॉल कर गया, वो किसी भी टाइम पे हो सकता है। कुछ तरह के लोग होते हैं जैसे ट्राइबल्स हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटी इतना करते हैं, उनमें आमतौर पे टेस्टोस्टेरोन फॉल नहीं करता। लेकिन जो अर्बन कम्युनिटी है, जैसे लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है उनके पास, वॉक करने का टाइम नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी, उनका टेस्टोस्टेरोन जो है वो फॉल कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली सेक्सुअल एक्टिविटी बट ऑल्सो द होल बॉडी। ऑफ कोर्स अगर कम होगा तो सेक्स में इंटरेस्ट कम होगा, इरेक्शंस नहीं होंगे, पार्टनर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तो वो एक कारण होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लेडीज अपने हस्बैंड को लेके आती है, पार्टनर को लेके आती है, और हम उनका टेस्टोस्टेरोन कराते हैं तो वो कम मिलता है। तो ये डायरेक्ट लिंक है टेस्टोस्टेरोन का विद सेक्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, ओके, एंड जनरल वेलबीइंग। ओके। इज देयर अ वे कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली इंक्रीज कर सके? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, हमारा जो शरीर है उसमें एक क्लॉक है जो कि सूरज के साथ चलती है। तो हमारे सिस्टम में एक भोर काल कहा जाता है, जो अमृत वेला कहा जाता है, विच इज अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग हमारे हार्मोन्स का एक साइकिल होता है जो सर्च करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेल्स की बात हम कर रहे हैं। तो जब वो सर्च होता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अगर उस वक्त आप सोते रहते हो तो वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ के कोई फायदा नहीं हुआ ना। एक टाइम था जब हम जंगलों में, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हमारा काम होता था सुबह उठ के जाओ और आप कोई जानवर मारो, ले आओ घर में, खाओ पियो, शिकार करो, तोड़ लाओ। तो वो सुबह का टाइम होता था, सुबह निकलते थे क्योंकि अंधेरा हो जाता था रात को, तो रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। तो टेस्टोस्टेरोन सुबह सुबह सर्च हो रहा है और आप सोते रह रहे हैं। तो एक कबीर का दुआ है ना, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो वो वाली बात है, जो सो रहा है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो शरीर ने तो कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि आप सो रहे हैं। तो अगले दिन शरीर बोलेगा कि ये तो सोता रहता है, मेरे को टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की क्या जरूरत है। शरीर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना बंद कर देता है, तो लोगों को टेस्टोस्टेरोन फॉल कर जाता है। एज ए क्रॉलरी, अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, सुबह उठ के दौड़ लगाएंगे। अगर आप सुबह उठ के घर से निकल जाए, वॉक करेंगे, वॉक, जॉग, स्विम, 3 चीजों से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और ये नहीं कि आप आधी रात को वॉक जॉग शुरू कर दें, आप सुबह का टाइम करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स सुबह अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इफ यू डोंट हैव अ चॉइस, सिर्फ शाम को ही ऑप्शन है, तो आप शाम को भी कर रहे हैं। मतलब ना करने से तो किसी भी समय करना अच्छा है, बट बेस्ट कब करना है, अर्ली मॉर्निंग।
ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन यकीनन अच्छा होगा। अब प्रॉब्लम आता है, किसी के घुटने खराब हैं, किसी की स्पाइन खराब है, वो उठ के चल नहीं सकता, मैं उसको कैसे वॉक जॉग शुरू करूँ, तब हमको मेडिकल हेल्प देनी पड़ती है, तब हमको दवाई। Does erectile dysfunction affect male fertility? नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज द सेक्सुअल एक्ट, फर्टिलिटी इज समथिंग कि सेक्सुअल एक्ट के बाद स्पर्म जो है वो जाके इफेक्टिवली काम करेगा या नहीं करेगा, वो सेकंड पार्ट है। तो दो हिस्से हैं इसके। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल अराउजल की उसको औरत के पास जाके उसको उत्तेजना होती है, इरेक्शन होता है, उसको सेक्स करने की भावना होती है, वो सेक्स करता है और औरत को भी उतना ही ऑर्गेज्म होता है जितना उसको आता है। तो ये सेक्सुअल फंक्शन होता है। इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम हो उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन कहते हैं। Okay. अगर इरेक्शन नहीं हो रहा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। कई बार इरेक्शन होता है, इजैकुलेट नहीं होता, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जल्दी इजैकुलेट हो जाता है। तो ये बाकी चीजें मिला के उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि इरेक्शन ही नहीं होता, उसमें तनाव ही नहीं आ रहा है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन इनफर्टिलिटी का मतलब है कि वो जो इजैकुलेट है, जो सीमेन है, उसमें स्पर्म ही नहीं है या है तो बहुत कमजोर है और वो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे, वो सेकंड हिस्सा है। तो इसीलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन अलग चीज है, इनफर्टिलिटी अलग चीज है। ओके। अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है तो आप उसको किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट बताते हैं? सबसे पहले तो बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सेंसिटिव फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में आपकी वाइफ से बनती ही नहीं, सारा टाइम आप घर जाओ और वो गुस्सा कर रही है आपको, तो आप उसको देख के कैसे भावुक हो सकते हैं? तो जब तक मन नहीं मिलेंगे तब नहीं मिल सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो मैरिड लोगों के लिए होगा। जो अनमैरिड लोग हैं जिनके लिए ऐसा होता है कि चलो उनके पास कोई पार्टनर है, अगर पार्टनर ने कुछ कमेंट कर दिया पर्सनल चीज पे, दिल पे ले लिया उन्होंने, तो इरेक्शन नहीं हो, इरेक्शन होना बंद हो जाएगा। तो सजेशन की पावर बहुत है। अगर कोई कह दे कि तुम बिल्कुल ही निकम्मे हो, जैसे आम बात है, आप किसी को भी बोल सकते हो निकम्मे हो, उसके दिमाग में दिल में ले लिया उसने कि मैं निकम्मा हूं, तो उसका इरेक्शन होगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इट इज अ वेरी प्राइवेट फंक्शन। इवैल्यूएशन शुरू होता है हिस्ट्री से। पेशेंट को आराम से बिठाते हैं, समझाते हैं कि क्या है तुम हमें बताओ। उसके पार्टनर को बाहर भेजते हैं, कई बार उसके पेरेंट्स होते हैं उसको बाहर भेजते हैं, बात करनी पड़ती है। सबसे पहली हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट चीज आता है कि क्या आप सुबह उठते हैं तो इरेक्शन मिलता है? अगर उसका आंसर है यस, तो इसका मतलब मशीन तो ठीक है। अगर वो बोलता है नहीं सुबह भी नहीं होता, तो आप फिर आपको सोचना पड़ेगा मेरे को क्या करना। तो आप उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल कराओ, आप उसको बाकी चीजें देते हैं और फिर उसको धीरे धीरे, क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स इज के स्मोकिंग इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग से आर्टरीज छोटी हो जाती है, हार्ट की भी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, तो स्मोकिंग से हार्ट अटैक। तो जो स्मोकिंग की प्रक्रिया है जिसकी वजह से हार्ट की आर्टरी छोटी हुई है, तो पीनिस की आर्टरी भी छोटी हो जाएगी। तो लिंग की आर्टरी अगर छोटी हो गई तो वो ब्लॉक हो गई, तो इरेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि खून ही नहीं जा रहा वहां पे। तो इस तरह से पेशेंट के साथ बैठ के उसकी कहानी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें थोड़ा समय लगता है, बट दैट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्टिगेट। बट देन यू डू टेस्टोस्टेरोन, यू डू आपको ये भी देखना पड़ेगा, कुछ दवाइयां होती हैं जिसकी वजह से इरेक्शन कम होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन होती हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां होती हैं जिनकी वजह से, कोई डायबिटीज की दवाइयां होती है जिनकी वजह से इरेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको सिंपली वो दवाई चेंज करनी है, पेशेंट ठीक हो जाएगा। फिर एक कलर डॉपलर होता है, बहुत सारे लोग उसको कराते हैं कि उसमें इंजेक्शन लगा के देखें कि इरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाय एंड लार्ज इतने पे ही पता चल जाता है। आप तो इतने बिजी यूरोलॉजिस्ट हैं, अब आपको सर्जरी भी करनी है। यू हैव पेशेंट्स विद प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड मल्टीपल अदर कंडीशंस। अब ऐसा पेशेंट जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, वो आपके पास आता है, आप उसको कैसे काउंसिल करते हैं? बिल्कुल वक्त देना पड़ता है, बहुत इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम है कि इस तरह के पेशेंट में आपने एक कंसल्टेशन ही चार्ज की है। लोग सोचते हैं कि मैं इतनी देर में तो एक ऑपरेशन करके आ जाऊं, लेकिन इन पेशेंट्स में समय लगता है जी। अगर आप समय दें और आपका एफर्ट भी पेशेंट को लगता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को अब तक क्या है कि उसकी पूरी फैमिली में पता चल गया है कि उसको प्रॉब्लम है जी, और इतनी प्राइवेट प्रॉब्लम है और वो पब्लिक हो गई है। तो सोचिए उसका मनोविज्ञान में कहाँ पहुंच गया। तो उसके लिए उसकी साइकी इतनी खराब हो चुकी होती है, वो टूट चुका होता है। अगर उसको एक आदमी ऐसा मिलता है जो कि वो ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा, तो उसको एक सहारा, डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। वो सहारा जब तक नहीं मिलेगा पेशेंट ठीक नहीं होगा जी। तो उसकी मानसिकता को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। आप
दवाइयाँ तो देते ही हैं, पर मानसिकता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसे लोग पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब आपने दवाई दी, ये ठीक भी हो गया, कितने दिन चलेगी दवाई? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जैसे आपका पैर टूट जाए अगर, तो हम आपको एक कास्ट दे देते हैं, एक स्टिक दे देते हैं, ऐसे ही आपकी साइकी टूट गई है, डैमेज हो गई है, हम आपको दवाइयाँ देंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हम दवाई भी ड्रॉ कर लेंगे। बट काउंसलिंग इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। आप चाहे कुछ भी करें, बिना काउंसलिंग के इलाज का कोई फायदा नहीं होगा। और पेशेंट बाहर जाके ही बोला था कि मेरा तो टाइम भी वेस्ट हो गया क्योंकि इलाज ही नहीं हुआ। ऐसे ही अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको पता है कि आर्टरीज खत्म हो गई हैं, नर्व्स खत्म हो गई हैं और उस पर दवाई का कोई फायदा नहीं होगा, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि देखिए मैं आपको जो भी दवाई दूंगा काम नहीं करेगी, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज पुटिंग ए पेनाइल इम्प्लांट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सर्जिकल ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं? हमारे पास इम्प्लांट्स होते हैं। जब हम दवाई देते हैं, काउंसलिंग करते हैं और हमें ये कन्विंस हो जाते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसमें इम्प्लांट ही डालना पड़ेगा, तो हमारे पास बहुत अच्छे इम्प्लांट्स हैं। कुछ इंडिजिनस हैं, इंडियन मेड इन इंडिया, सस्ते भी होते हैं, कुछ इम्पोर्टेड भी हैं। इम्पोर्टेड जो है वो 8 लाख तक का भी इम्प्लांट आता है, जो इंडिया में बनता है वो 25,000 का भी इम्प्लांट आता है। तो इम्प्लांट एक प्लास्टिक की रॉड होती है समझ लीजिए, और उस ऑर्गन में हम सर्जरी करके इम्प्लांट कर देते हैं। तो 2 रॉड्स इम्प्लांट करते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, तो उसमें तनाव आ जाता है। तो पार्टनर सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा होता है बिकॉज इट इज हार्ड एंड द पेशेंट गेट्स द कॉन्फिडेंस कि ही कैन परफॉर्म, कि वो गिर नहीं जाएगा, शीघ्र पतन नहीं हो जाएगा, और इरेक्शन जब पार्टनर को चाहिए तब वो रेडी है। तो इम्प्लांट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, हम लोग करते हैं, अपोलो में अवेलेबल है जी, बहुत सालों से अवेलेबल। और बहुत, क्योंकि जैसे आप अगर सोचें कि एक कार है, वो छोटी सी कार भी हो सकती है, मर्सिडीज बेंज भी हो सकती है, वैसे ही इम्प्लांट्स की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग कॉस्ट होती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उतना ही उसको कॉस्ट के हिसाब से हम सब समझा देते हैं, और जो वो कहते हैं हम वो लगा सकते हैं। और ये कितने सेफ होता है ये सर्जरी? ये एक्सट्रीमली सेफ होती है, सर्जरी इज एक्सट्रीमली सेफ। इसमें एक ही रिस्क होता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। जैसे आप नी रिप्लेसमेंट करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। तो अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो हमको इम्प्लांट निकालना पड़ता है, लेकिन फॉलोअप बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन होने को अगले 2 हफ्ते में भी हो जाए, हो सकता है 2 महीने में भी हो जाए, और खासकर डायबिटिक्स में ऐसा होता है। तो अगर इन्फेक्शन है तो शर्म नहीं करनी चाहिए, उसको निकालने की जरूरत है तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि जान ज्यादा जरूरी है। आप दूसरी बार फिर इम्प्लांट डाल सकते हैं, बट दैट इज द ओनली रिस्क, उसके अलावा कोई रिस्क नहीं है। और अपोलो जैसी जगह जहाँ इतनी साफ सुथरी जगह है, हमारे ओटी के इतने अच्छे SOPs हैं कि इन्फेक्शन होना ऑलमोस्ट मिनिमल है। ओके, और अगर किसी का आपने इम्प्लांट डाल दिया तो क्या वो लाइफ लॉन्ग काम करता है? यस, लाइफ लॉन्ग काम करता है। तो कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ सिंपल रॉड्स होती हैं, कुछ होती है जिसमें मैकेनिक्स होता है, जैसे हाइड्रोलिक इम्प्लांट होता है, उसमें पंप होता है, रिजर्वायर होता है। तो जो हाइड्रोलिक इम्प्लांट्स होते हैं उसमें कई बार डिसफंक्शन हो सकता है, तो कंपनीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्लांट्स दे देती है। अगर उसमें कोई मैल फंक्शनिंग हुआ, इम्प्लांट मैल फंक्शन, कंपनी उसकी वारंटी। आपने जैसे अभी बताया कि आपने पेशेंट का पीएसए नॉर्मल आ गया, तो उसके बाद बीपीएच के लिए आप क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी चूज करते हैं? जैसे मैंने कहा, इनिशियली तो हम मेडिसिन ही देते हैं, लेकिन अगर कैंसर एक्सक्लूड हो गया तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और जब हम सर्जरी कहते हैं तो मान लीजिए 50 साल पहले तो ओपन सर्जरी हुआ करती थी, चीरा लगता था और एक ट्यूब साइड में, और 2 हफ्ते के लिए पेशेंट एडमिट होता था। लेकिन धीरे धीरे फिर इवोल्यूशन हुआ, तो पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के इलेक्ट्रिक करंट से उसको काट दिया जाता है, उसको TURP कहते हैं। बहुत सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ऑपरेशन है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ब्लीडिंग हो सकती है, और जब ब्लीडिंग होती है TURP में कई बार मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बट इट इज स्टिल ए वेरी गुड ऑपरेशन। तो नेक्स्ट स्टेप ये आया कि क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है तो हम कोई ऐसा काम करें जिससे ब्लीडिंग ना हो, तो लेजर्स आ गए हमारे पास। तो हमारे पास लेजर है, होल्मियम लेजर है। होल्मियम लेजर इज अ वेरी गुड लेजर। उससे हम लेजर से हम स्कूप आउट करते हैं प्रोस्टेट को, जैसे वेल्डिंग होती है, आप काटते जाओ और वेल्ड करते जाओ जी, ऐसे ही लेजर से हम काटते हैं और वो वेल्ड होते जाता है, तो उससे हम प्रोस्टेट को निकाल सकते हैं। तो जो भी रुकावट पैदा कर रहा होता है उसको हम निकाल देते हैं। इन सब ऑपरेशन में एक इश्यू ये आता है कि जब भी उसके बाद पेशेंट सेक्स करता है तो सीमेन बाहर नहीं आता, क्योंकि वहां एक तरह से एक गड्ढा हो जाता है और वहां से सीमेन बाहर आ ही नहीं सकता। तो आजकल पिछले 5-7 सालों में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम कहते हैं इजैकुलेशन प्रिजर्विंग टेक्निक्स। ओके, तो उसमें क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे एक
टेक्नोलॉजी है यूरिलिफ्ट, उसमें हम स्टेपल करके प्रोस्टेट को खींच के साइड में कर देते हैं, या हम एक टेक्नोलॉजी होती है एक्वा एब्लेशन, जिससे हम वाटर वेपर से इसको खत्म कर देते हैं, या रिज्यूम जिसे स्टीम से खत्म कर देते हैं, या आईटिन। ये नई चीजें आई हैं और ये FDA अप्रूव्ड हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सालों से हो रही हैं, हमारे देश में भी हैं। लेकिन ये तभी यूज करनी चाहिए जब पेशेंट को एक चीज पक्की हो कि मुझे इजैकुलेशन प्रिजर्व करना है। कई बार जिद करते हैं कि हमें इजैकुलेशन, यदि वो इजैकुलेशन इज नॉट एज मच ऑफ एन इशू, तो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स हैं लेजर वाले TURP, दैट इज वेरी गुड बिकॉज दे आर मोस्टली वन टाइम जॉब। इसमें इजैकुलेशन प्रिजर्व हो जाता है जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, और थोड़ा बहुत सिम्टम्स रह सकते हैं। तो पेशेंट शुड बी प्रिपेयर्ड कि मेरे सिम्टम्स एकदम से जीरो नहीं होंगे, बट मेरी इजैकुलेशन प्रिजर्व हो रही है, तो लेट दैट हैपन। All right. Thank you, Dr. Taneja, for answering these questions. Now we come to our interesting section of rapid fire questions. So I'm going to ask you for a few questions and you have to answer them in one line. उसके बाद इनाम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। Yes. अगर आप एक सर्जन ना होते तो आज आप क्या कर रहे होते? मैं फाइटर पायलट। Oh, wonderful. क्या होता है जब कोई यूरिन बहुत लंबे टाइम के लिए रोक कर रखता है? अगर हम बड़े लंबे टाइम तक रोक के रखें तो हमारी मसल्स जो है वो खिंच जाती हैं। अगर किसी भी रबर को आप खींच के रखो और उसको रिलीज ना करो तो वो वीक हो जाता है, तो ब्लैडर वीक हो जाएगा। ओके, एक यूरोलॉजिस्ट और एक सेक्सोलॉजिस्ट, आर दे सेम? यूरोलॉजिस्ट जो है उसके परव्यू में उसका एक सबसेट है जिसको सेक्सोलॉजी बोलते हैं या एंड्रोलॉजी बोलते हैं। जो सेक्सोलॉजिस्ट आप देखते हैं जिनके क्लिनिक्स होते हैं वो केवल सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, वो यूरोलॉजिस्ट नहीं होते। लेकिन जो यूरोलॉजिस्ट हैं, सारे यूरोलॉजिस्ट आर साइंटिफिकली ट्रेन्ड टू ट्रीट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स ऑफ मेन। ऑलराइट। रात को कितनी बार यूरिनेट करना नॉर्मल है? एक बार भी नहीं। ओके। लेकिन अगर एक बार उठते हैं तो उसको हम माफ किया जा सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल ही नहीं। ओके, ऑलराइट। क्या यूटीआई या यूरिन इन्फेक्शन सिर्फ फीमेल्स की प्रॉब्लम है? नहीं, दोनों को होता है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को। ओके, व्हाट आर द 5 वार्निंग साइंस ऑफ अ ब्लैडर इन्फेक्शन? वार्निंग साइंस आर, सबसे पहले बार बार यूरिन आना जी, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, पुअर स्ट्रीम कि आ ही नहीं रहा, और परसिस्टेंट डिजायर, मतलब आप उठ के आ गए फिर भी आपको डिजायर है कि आना, और फीवर। ओके। क्या मसालेदार खाना खाने से यूरिन में जलन हो सकती है या ये कुछ और होता है? मसालेदार से सबको जलन नहीं होती जी, तो एक सबसेट होता है जिसको हाइपर सेंसिटिव ब्लैडर बोलते हैं। तो जिनके ब्लैडर हाइपर सेंसिटिव होते हैं उनको मसाला खाने से तकलीफ होगी, बाकियों को नहीं। ओके। व्हाट कॉजेस प्रोस्टेट इश्यूज इन मेन? प्रोस्टेट इश्यूज में प्रोस्टेटाइटिस आता है जो कि इन्फेक्शन है, और एनलार्जमेंट आता है जो कि उम्र के साथ होता है। इन्फेक्शन यूजुअली अगर इम्यूनिटी कम हो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। एनलार्जमेंट जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है और उम्र के साथ आता है। ओके, व्हाट आर कॉमन प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स? कॉमन प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स आर इन्फेक्शन एंड एनलार्जमेंट। इन्फेक्शन में बार बार यूरिन आता है, जलन होता है, फीवर होता है। एनलार्जमेंट में रुकावट होती है, फीवर नहीं। ओके, क्या प्रोस्टेट कैंसर हेरिडिटरी होता है? बिल्कुल, प्रोस्टेट कैंसर हेरिडिटरी हो सकता है। ओके, क्या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का मतलब प्रोस्टेट कैंसर है? इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का मतलब कैंसर नहीं है। अगर 100 लोगों को एनलार्ज प्रोस्टेट है तो शायद 1 या 2 को कैंसर होगा। ओके, क्या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को रोका जा सकता है? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को नहीं रोका जा सकता, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है और कंट्रोल्ड होता है और उनके साथ बढ़ता है। ओके, क्या कुछ घर के नुस्खे अपनाने से भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को रोका जा सकता है? नहीं। इज इट ट्रू दैट मोबाइल फोन इन पॉकेट्स और लैपटॉप पर रखने से फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है? यस, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें हीट होती है और टेस्टिस जो है वो बॉडी के नीचे होता है, अलग होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बॉडी से 2 डिग्री कम होता है। तो लैपटॉप जो लैब में रखा जाता है क्योंकि वो गर्म हो जाता है तो वो टेम्परेचर बढ़ा देता है टेस्टिस का, तो टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो रही होती है उस पे इम्पैक्ट आता है, तो क्वालिटी ऑफ स्पर्म विल फॉल। ओके, क्या कच्चे चावल खाने से या फिर चौक खाने से पथरी हो जाती है? नहीं। ओके, क्या कच्चे चावल खाने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है? नहीं। ओके, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज हर गायनेकोलॉजिस्ट या हर यूरोलॉजिस्ट ये विमेन को सजेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि विमेन पेल्विक फ्लोर जो है बहुत वीक होता है, क्योंकि उसी रास्ते से बच्चा पैदा होता है। तो इमेजिन करिए कि वो एक दीवार है जिसके अंदर से एक बच्चा पैदा हुआ, तो वो दीवार रिलैक्स हो गई, तो जब रिलैक्स हो जाती है उसको वापस स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी होता है। ओके, और क्योंकि हमारे यहाँ इतना चलन नहीं है पेल्विक फ्लोर थेरेपी का, नहीं तो ये विदेशों में तो सबको पहले से ही बताया जाता है। ओके,
Difference between UTI and bladder infection. UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और मेल्स में प्रोस्टेट और यूरेथ्रा में आता है. ब्लैडर इन्फेक्शन ओनली फॉर ब्लैडर. ओके. ने एक अपने बहुत मशहूर पॉडकास्ट में बोला था कि हीलिंग इज नॉट इन योर हैंड्स. उसका क्या मतलब था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सर्जन हूँ और मैं काटता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हील हो जाए और मेरा पेशेंट घर चला जाए. तो हीलिंग जो है वो मेरे हाथ में नहीं है. काटना मेरे हाथ में है, हीलिंग मेरे हाथ में नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे कॉबलर होता है, जो मोची होता है, वो भी चमड़ी में टांके लगाता है. मैं भी चमड़ी में टांके लगाता हूँ. तो मेरा जो टांका है मैं 10वें दिन काट देता हूँ और वो चमड़ी चिपक जाती है. और अगर मोची का टांका 10 साल बाद भी अगर कट जाए तो वो चमड़ी खुल जाएगी. तो वो क्या ताकत, उस ताकत को पहचानना बहुत जरूरी है. दैट इज द पावर ऑफ हीलिंग. हीलिंग एक नेचुरल चीज है. इट इज अ ब्लेसिंग टू ह्यूमन बॉडी कि वो हील होता है. तो अगर मैं हीलिंग का श्रेय लूं तो वो अच्छी बात नहीं है. मेरा काम काटना और स्टिच करना है. हीलिंग जो है दैट कम्स फ्रॉम नेचर. उस नेचर को आप भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, जीसस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या आप सिंपल नेचर भी कह सकते हैं. और जो हीलिंग है वो बॉडी की अंदरूनी ताकत पे डिपेंड करता है. मेरे स्टिच पे भी करता है, लेकिन मैं श्रेय नहीं दूंगा. बीमार इंसान किससे ठीक होता है डॉक्टर तनेजा? एक अच्छे डॉक्टर से, दवाइयों से, या फिर हिम्मत से? हिम्मत से. आप अपने 38 वर्षों के अनुभव में आप बहुत ऐसे पेशेंट से मिले होंगे जिनकी स्टोरीज आपको बहुत टच की होंगी. कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा इंस्टेंस या कोई ऐसा पेशेंट जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो कि उनके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी बन जाए? एक लेडी मेरे पास आई थी, वो अफगानिस्तान से थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 की बात है. और इतना बड़ा ट्यूमर था उनके पेट में. और वो आई मेरे पास और मैंने कहा कि इसको क्यों नहीं निकलवाया. बोले हम टर्की भी गए. तो अफगानिस्तान से आई थी उन दिनों. तो हम टर्की गए, हम यूएस गए, तो सबने मना कर दिया कि इसको नहीं निकाल सकते. तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं निकाल दूंगा. तो मैंने उसको निकाला और जब हमने उसका वजन किया तो वो 7.5 किलो का था. पेशेंट बिल्कुल ठीक थी. थर्ड डे मैं उनके कमरे में गया और मैंने कहा कि आप घर जा सकती हैं. तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, मेरे को ना 1 घंटा चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है. कहती 1 घंटे बाद आप आइए. तो 1 घंटे बाद जब मैं गया तो उसने ट्राउजर्स पहने हुए थे. तो बोली मैंने 1 घंटा आपको इसीलिए बोला कि मैंने अपने बेटे को बुलाया, उसको बोला कि तुम अपनी ट्राउजर उतार के दो, क्योंकि 7.5 किलो का बच्चा था. शी वांटेड टू वेयर ट्राउजर्स. बोलती मैं इतने सालों से पहन नहीं पाई, अब मैं अपने बेटे के ट्राउजर्स को लेके मैंने पहना. अब देखो, नाउ आई फील फिट एंड आई फील कॉन्फिडेंट. तो ये एक बहुत टचिंग सी चीज है. हालांकि है तो सर्जिकली, लेकिन पेशेंट क्या चाहता है. हमारे लिए तो मैंने तो ट्यूमर निकाल दिया एज ए सर्जन. पेशेंट की क्या इच्छा होती है, उसको ट्यूमर से ज्यादा लेने देना नहीं था. उसको ये लेना देना था कि मैं ट्राउजर्स पहन के ठीक फिट औरत दिख सकती हूँ. वंडरफुल. डॉक्टर तनेजा, प्रोस्टेट का ऑपरेशन किसको नहीं कराना चाहिए? प्रोस्टेट का ऑपरेशन उसको नहीं कराना चाहिए जिसका ब्लैडर खराब है. जिसका ब्लैडर ऑलरेडी खराब है, मैं ऑपरेशन करके क्या करूंगा. तो ब्लैडर खराब हो सकता है, शायद उसकी नसें वीक हो गई हो, ब्लैडर खुद वीक हो गया हो, डायबिटीज में, स्पाइनल इंजरी की वजह से या किसी भी चीज की वजह से. तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन तभी करना चाहिए जब ब्लैडर इंटैक्ट हो और सिर्फ प्रोस्टेट इज द इशू. Okay. Thank you, Dr. Taneja, for answering these rapid fire questions. And also, Dr. Taneja, thank you for joining us today. और आई एम श्योर आज हमारे दर्शकों ने आपसे यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी के बारे में बहुत जानकारी ली होंगी. इट वाज अ वेरी हेल्पफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सारिका. इट्स अ प्लेजर ऑलवेज टू बी हियर एंड विद यू. तो मैं दर्शकों से यही बोलना चाहूँगा कि आज हमने बात की तो उस बातचीत में ये निकल के आया कि सबके घरों में वृद्ध पुरुष होते हैं जिनको प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होती है, या लेडीज़ होती हैं जिनको इन्फेक्शन होता है, या ब्लैडर पेन सिंड्रोम होता है, या पथरी होती है, या कैंसर ऑफ प्रोस्टेट होता है. तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे पास जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी है. आप कभी भी यूरिनरी प्रॉब्लम हो तो अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं. और इन सब बीमारियों का इलाज संभव है जो कि मैंने इस पॉडकास्ट में कहा. थैंक यू. ऑल द वेरी बेस्ट. Until next time, stay healthy, stay happy, and don't forget to like and subscribe our channel.